हेलो एवरीवन, तो आपका स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल एमएस पथेरिया पे। और आज का हमारा जो लेक्चर होगा बड़ा ही इंटरेस्टिंग होगा लेक्चर। और इसके साथ साथ मैं आपके लिए एक नई चीज लेके आया हूं जो आज तक आपने नहीं पढ़ी होगी, और मैं आपको बताऊंगा कैसे उस चीज का उपयोग करना है और किस हिसाब से उस पर क्वेश्चंस आते हैं जब भी आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठते हो, या सीबीएसई बोर्ड में या स्टेट बोर्ड में। तो उसको कवर करने से पहले आप चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर लीजिए। और दूसरी बात, चैनल का कंटेंट जबरदस्त होगा, ऐसा कंटेंट आपको नहीं मिलेगा। तीसरी बात यह है कि आपको जस्ट एक बार 5 मिनट देखने से फिजिक्स नहीं आएगी, आपको पूरा लेक्चर देखना पड़ेगा, पूरी सीरीज देखनी पड़ेगी। पहले की सीरीज भी मैं ऊपर प्लेलिस्ट को ऊपर डाल देता हूं, वहां देख लीजिए। और आपको कंप्लीट लेक्चर्स देखोगे तो आपको पता चलेगा कि आपका एक भी मिनट खराब नहीं हुआ है और आपकी फिजिक्स की स्ट्रेंथ ऑटोमेटिक जो है इंक्रीज हो जाएगी। इसलिए तो कंप्लीट लेक्चर आपको देखना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप बीच में 5-7 मिनट देख के आप चला लोगे, ऐसे काम नहीं चलेगा। इसलिए कंप्लीट लेक्चर के साथ बने रहोगे तो आपका 100% मैं गारंटी लेता हूं फायदा होगा। मैंने जो करवा दिया सीबीएसई बोर्ड, स्टेट बोर्ड में कोई चीज बाहर नहीं आनी। और साथ साथ मैं आपको यह बात भी बता दूं कि मैक्सिमम क्वेश्चंस ऑफ नीट भी यहीं से आ जाएंगे, पर उसके लिए भी हम अलग बैच जल्द ही शुरू करने वाले हैं उसके लिए भी। तो देखिए, सबसे पहले बात करेंगे तो कोर कंसेप्ट कवर होगा। जिस कोर कंसेप्ट की आप बात करते हो कि उस कंसेप्ट को अंदर घुस के हम बताएंगे। दूसरी बात, एनसीईआरटी बेसिकली कवर्ड होगी, क्योंकि जब भी आप किसी बोर्ड के एग्जाम को देते हो, नीट के एग्जाम को देते हो, आईआईटी के एग्जाम को देते हो, तो पहला रेफरेंस जो होता है वो रेफरेंस एनसीईआरटी का होता है। इसलिए मैंने एनसीईआरटी को स्पेशली उठाया है इन लेक्चर्स के अंदर। पीवाईक्यू क्वेश्चंस होंगे, जो पहले पूछे गए क्वेश्चंस हैं उनकी भी हम बात करेंगे। इसके साथ साथ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज साथ साथ मैं बताता रहता हूं कि ये एमसीक्यू यहां आया है, ये एमसीक्यू यहां आया है। और इसके साथ बेसिक टू एडवांस चलेंगे हम, और दोनों छात्रों के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है, चाहे वो हिंदी मीडियम का चाहे इंग्लिश मीडियम का। बहाना अब नहीं चलेगा, मैं हिंदी में भी समझाता हूं, इंग्लिश में भी समझाता हूं, बेसिक से लेके एडवांस तक लेके जाता हूं। वो बात भी बताता हूं जो बिल्कुल ईजी है, जो ये मानते हैं कि सबको पता होना चाहिए। मैं ये मान के चलता हूं किसी को कुछ नहीं पता, उसके हिसाब से मैं बेसिक से उठा के एडवांस तक चलता हूं। तो चलिए, इसलिए आपने देखा भी होगा कुछ कुछ लेक्चर्स जो हमारे हैं थोड़े लंबे बन जाते हैं इसलिए। तो आज का सबसे पहला टॉपिक होगा टॉर्क ऑन ए डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि डाइपोल के ऊपर हम टॉर्क निकालेंगे। अभी तक हमने डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड आउट किया था, और एक्सियल पॉइंट के ऊपर और इक्वेटोरियल पॉइंट के ऊपर, इससे पहले वाले लेक्चर में। आज हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर डाइपोल को रखेंगे और उसके ऊपर यह देखेंगे कि टॉर्क कितना आएगा। ये बात सोचिए। अब सबसे पहले मैं इस टॉपिक को समझाने से पहले देखिए, इसको एक विद रीजन मैं आपको बताऊंगा, और इस पे बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन के आता है। और अब की बार भी इस पे क्वेश्चन बन के आया था, मैं आपको बता दूं। अब की बार भी क्वेश्चन बन के आया था, कैसे बन के आया था वो बता देता हूं। नीट 2024 के एग्जाम में भी क्वेश्चन आया था इस टॉपिक पे, पर थोड़ा सा डिफरेंट था, वो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आया था। तो मान लीजिए, सबसे पहले हम बात करते हैं, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्मेशन कर लेते हैं। देखिए, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की हमने फॉर्मेशन कर ली है, और इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्मेशन करने के बाद हमने इसमें एक डाइपोल को रखा है। देखिए, ये डाइपोल रख लिया, ठीक है। और इस डाइपोल के इस एंड के ऊपर प्लस क्यू चार्ज है और इस एंड के ऊपर माइनस क्यू चार्ज है, और ये हमने यहां पे डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आपको दिखा दी है, ठीक है। और इस चार्ज से लेकर के इस चार्ज तक की जो दूरी है उसको हमने बोल दिया है 2L। ये सारी बातें, ये सारी नोटेशंस आपको पता होनी चाहिए, उसके बाद ही आप इस पे काम कर पाओगे। ये नोटेशन जब तक आपको नहीं पता होगी तो मान के चलिए आपको नहीं पता होगा। अब आपको एक बात और साथ साथ इसमें ये पता होनी चाहिए कि जब किसी भी पॉजिटिव चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है तो उसके साथ क्या होता है। जब किसी पॉजिटिव चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो वो एक्सेलरेट होता है इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। आपको बताया गया है कि जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेट होता है। अगर कोई चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट हुआ है, इससे पहले वाले लेक्चर में जब मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस करवाए थे आपको, वहां भी बताया था मैंने ये बात कि पॉजिटिव चार्ज जब इलेक्ट्रिक फील्ड में जाएगा तो वो इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सेलरेट होगा। अगर वो इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सेलरेट हो रहा है तो मतलब किस लिए एक्सेलरेट हुआ, क्योंकि पीछे से कोई ना कोई धक्का लगा है, फोर्स लगा है, और वो फोर्स किसके बराबर है, F के बराबर है, और जिसकी वैल्यू किसके बराबर है, Q गुणा में E के बराबर है। इस प्रकार,
क्योंकि कोई भी चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट तभी हो सकता है जब उसके पीछे कोई ना कोई फोर्स लगाया हो। और ये न्यूटन्स का सेकंड नियम भी बताता है कि अगर आपके चार्ज पार्टिकल के ऊपर कोई फोर्स नहीं लगा हुआ तो हम ये मान के चलते हैं कि उसकी एक्सेलरेशन जो है नेट वो 0 के बराबर है। या बैलेंस्ड जो आप फोर्स लग रहे हो, एक 10 न्यूटन का प्लस एक्स में लगना और 10 न्यूटन का माइनस एक्स में, दोनों ने बैलेंस कर दिया तो नेट एक्सेलरेशन 0। इसी प्रकार यानी कि कोई बॉडी एक्सेलरेट हो रही है मतलब उसके पास फोर्स है, ये बात। इसलिए मैं कहता हूं कि बेसिक से एडवांस चल रहा हूं। कोई बच्चा ये कहता है जी ये बात हमें पता है, बिल्कुल पता होगी, पर कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिनको नहीं पता, तो मैं उनके लिए भी ये साथ साथ कवर कर रहा हूं। अब माइनस क्यू चार्ज, ये बात भी मैंने बताई थी। जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर नेगेटिव चार्ज को रखा जाता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की उल्टी डायरेक्शन में दौड़ता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, इसकी उल्टी डायरेक्शन में इस तरफ दौड़ेगा, और इस तरफ दौड़ेगा तो इसके ऊपर भी एक फोर्स आया होगा, दैट इज क्यू इंटू ई के बराबर। ये आ गया। अब ध्यान से समझिए, जब ये फोर्स इसको इस तरफ खींच रहा है और ये फोर्स इसको इस तरफ खींच रहा है, सिचुएशन कुछ ऐसी बन के आ गई है। मैं आपको अगर बताऊं, अगर मैं आपको ध्यान से बताऊं तो सिचुएशन कुछ ऐसी बन के आ गई है। मान लीजिए आपके पास एक ये डाइपोल है, इसको डाइपोल मान के चलिए, और इस डाइपोल के ऊपर एक फोर्स इसको आगे की तरफ इस तरफ खींच रहा है और एक फोर्स नीचे से इस तरफ खींच रहा है। जैसे कि आपके सामने प्रस्तुत करूं तो एक फोर्स तो ऐसे, जैसे कि ये पकड़ के इसको आगे की तरफ आपकी तरफ खींच रहा है, और ये नीचे वाला हिस्सा मेरी तरफ खींचा जा रहा है। तो जब खींचा जा रहा है तो फोर्स इसको ऐसे रोटेट करेगा, इस प्रकार से रोटेट करेगा। और जो ये रोटेशन जो आया है, जब बॉडी रोटेशन में होती है, जब बॉडी रोटेशन में होती है तो उसी फोर्स का नाम क्या होता है? टॉर्क होता है। टर्निंग मोमेंट ऑफ फोर्स इज कॉल्ड टॉर्क। 11th क्लास में पढ़ के आए हो, टर्निंग मोमेंट ऑफ फोर्स इज कॉल्ड टॉर्क। मोमेंट, जो फोर्स की टर्निंग मोमेंट है उसी को हम क्या कहते हैं? फोर्स कहते हैं। चूंकि एक क्यू ई नाम के फोर्स ने इसको आगे खींचा, एक ने इसको पीछे खींचा, तो ऐसे घूमना शुरू हो गया, तो मतलब किसकी फॉर्मेशन हो गई? टॉर्क की फॉर्मेशन हो गई। तो यही मैंने कहा है कि जब भी आप रखोगे तो यहां पे टॉर्क की फॉर्मेशन होगी। ठीक है, हो गया। अब देखो, इस डिस्टेंस को मैं मान लेता हूं d और इस एंगल को मैंने मान लिया थीटा। ठीक है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ बना, आप इसको भी थीटा बोल सकते हो। अब किसी को थीटा बोलो, सारे थीटा ही है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम बताएंगे यहां पे कि इसमें जो टॉर्क की वैल्यू है, जिसको टो से लिखते हैं भाई, टॉर्क को किससे लिखते हैं? टो से। किसके बराबर होता है? 11th क्लास में फार्मूला पढ़ के आए थे, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये फार्मूला होता है, इसका जो फार्मूला है वो फार्मूला है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, फोर्स और परपेंडिकुलर डिस्टेंस के प्रोडक्ट को ही हम टॉर्क कहते हैं, और ये बात आपने 11th क्लास में पढ़ चुके हो, यूनिट नंबर 5 में। ठीक है, तो इसलिए इस इक्वेशन को मैं इक्वेशन नंबर 1 नाम देता हूं। और जिस बच्चे ने इसको नहीं पढ़ा है, कोई बात नहीं, मैं अभी बता रहा हूं कि जब आप किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लगाते हो और उसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस का मल्टीप्लीकेशन हो जाए तो वो किसकी फॉर्मेशन करता है? टॉर्क की। टर्निंग मोमेंट है फोर्स का, फोर्स के कारण उस बॉडी के अंदर जो रोटेशन आई है उसी को हम क्या कहते हैं? टॉर्क कहते हैं। अब देखिए, यहां से अगर हम फोर्स की वैल्यू निकालें तो दैट इज क्यू मल्टीप्लाई बाय में ई, इसके बराबर है, आपके सामने है। चाहे आप एक ले लीजिए कोई भी, क्योंकि डायपोल के अंदर दोनों चार्ज इक्वल होते हैं, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी कैसा है? यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म का मतलब जो हर जगह सेम रहता है, यहां पे भी सेम, यहां पे भी सेम, उसको हम क्या कहते हैं? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। तो ये पूरा का पूरा सिस्टम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है, और साथ साथ में डायपोल के ऊपर दोनों चार्ज भी सेम है, इसलिए हमारा कोई इफेक्ट इसके ऊपर नहीं आएगा। तो फोर्स क्यू इंटू ई और फोर्स क्यू इंटू ई, उस पर कोई फर्क नहीं, दोनों एक जैसे हैं। अच्छा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपको d दिखाई दे रही है, तो अब हमारे पास टॉर्क हो जाएगा, दैट इज फोर्स क्यू इंटू ई, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गई d के बराबर। ठीक है, अगर आप यहां से साइन थीटा की वैल्यू निकाल के दिखाओ तो सभी को पता है साइन थीटा जो होता है वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। अब अगर ये एंगल थीटा है तो इसका परपेंडिकुलर ये बनेगा जिसको d कहोगे, और इसका हाइपोटेन्यूज ये बनेगा जिसको आप क्या कहोगे? 2l कहोगे। ठीक है, अगर यहां से d की वैल्यू आप निकालो तो दैट कम्स आउट टू बी 2l साइन थीटा, जो किसके बराबर आएगा? 2l साइन थीटा। अब इस d की वैल्यू यहां रख देते हैं। जब इस d की वैल्यू को यहां रखोगे तो टॉर्क कितना बन के आएगा? दैट इज q इंटू ई, और d की जगह 2l साइन थीटा, इसके बराबर हो जाएगा। हमने कुछ भी नहीं किया, इस d की वैल्यू जो साइन थीटा एंगल से हमने निकाली है उस वैल्यू को यहां पुट कर दिया, और हमारे पास हो गया q इंटू ई 2l साइन थीटा। जब इसमें हमने टॉर्क को सिंप्लीफाई किया तो मैं आपको दिखाता हूं, अगर मैं इसको ऐसे लिखूं तो क्या गलत होगा? और आपको पता है
इसके बाद मैं आपके सामने एक बात और लिखूंगा। आप सभी को पता है, क्या पता है, कि जो डायपोल मोमेंट P होता है वो किसके बराबर होता है, Q इंटू 2L। ये बात करवाई गई है। लास्ट लेक्चर में इलेक्ट्रिक डायपोल को पूरा एक्सप्लेन हमने किया था और उसके अंदर बताया था कि P की जो वैल्यू होती है Q इंटू 2L के बराबर होती है। तो यहां Q इंटू 2L की जगह, Q इंटू 2L की जगह P रख दो। जब इसकी जगह P रखोगे तो ये हो जाएगा P इंटू E इंटू साइन थीटा। ठीक है, जब आप साइन थीटा हटाते हो तो टॉर्क किसके बराबर हो जाता है, P क्रॉस E के बराबर, P क्रॉस E के बराबर। याद रखना भाई। अब जो ये थीटा एंगल है, अब ध्यान से बातें समझना, क्योंकि ये पूरा का पूरा प्रकरण करने के बाद जब आप न्यूमेरिकल में घुसते हो तो आपसे न्यूमेरिकल नहीं होते। ये तो रट्टा मार लिया, इसको तो याद कर लिया, ये तो समझ आ गया, पर आपसे न्यूमेरिकल नहीं होते हैं। उसका पहला रीजन, सबसे पहले तो आप याद रखना कि ये क्रॉस प्रोडक्ट है। क्रॉस प्रोडक्ट में E क्रॉस P नहीं कर सकते, क्योंकि वो तो एंटी कम्यूटेटिव होता है ना क्रॉस प्रोडक्ट। P क्रॉस E आएगा, पहली बात तो यही याद रखनी है आपको। और मैं आपको बता दूं कि यही सेम फार्मूला एक बार नीट के अंदर एग्जाम में पूछा गया था। पहले जो है उसने पूछ लिया कि इनमें से कौन सा टॉर्क का फार्मूला है। ठीक है, तो P क्रॉस E, E क्रॉस P नहीं हो सकता, P क्रॉस E होगा, क्योंकि साइन थीटा आ गया। अब बात करते हैं ये थीटा एंगल है किस किस के बीच में। ये एंगल है P डायपोल मोमेंट और E इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में, दोनों के बीच में। ध्यान से देखिए, अब आपको बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो आपको दे रखी है, ये रही, और आपको P की डायरेक्शन भी बताई थी, माइनस Q से प्लस Q तक। देखिए P की डायरेक्शन माइनस Q से प्लस Q तक, ये रही डायरेक्शन, माइनस Q से प्लस Q तक। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, ये P की डायरेक्शन, जिसको आप डायपोल मोमेंट, तो ये जो एंगल थीटा है, यही एंगल आपके सामने निकल के आया है, ये रहा। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि एंगल थीटा कौन सा है, कौन सा, फिर से बताता हूं। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, और माइनस Q से प्लस Q तक किसकी डायरेक्शन, डायपोल की। अब इस डायपोल और इस इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का जो एंगल दिखाई दे रहा है, इसी एंगल को दूसरे कलर से मैं मार्क कर देता हूं, इसी एंगल को हम क्या कहते हैं, ये वाला एंगल, इसी एंगल को हमने थीटा बोला है। याद रखना ये बात। इस प्रकार जब आप प्रत्येक बात को जानोगे तो आपको पता चलेगा कि ये सारी बातें बिल्कुल आसान है, कोई चीज मुश्किल नहीं है। सबसे पहले हमने डायपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा, फिर हमने देखा कि पॉजिटिव चार्ज के ऊपर पॉजिटिव डायरेक्शन में, नेगेटिव चार्ज के ऊपर नेगेटिव डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। फिर हमने टॉर्क का पता कर लिया, जिसकी वैल्यू होती है फोर्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस, सभी को पता होगी, और फोर्स होता है Q इंटू ई, आपके सामने लिखा हुआ है। और टॉर्क निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, Q इंटू ई इंटू डी। अब इस टॉर्क में हमने यहां से साइन थीटा को निकाला D/2L, और D की वैल्यू निकाल के यहां पुट कर दी, और हमें पता है Q इंटू 2L किसके बराबर होता है, P के बराबर। इसकी वैल्यू रखेंगे तो हमारे पास रिजल्ट आ गया इतना। ठीक है, अब हम बात करेंगे इसके स्पेशल केस की। पहला स्पेशल केस, दैट इज मैक्सिमम टॉर्क कब होगा, मैक्सिमम टॉर्क। मैक्सिमम टॉर्क की बात करते हैं। मैक्सिमम टॉर्क कब होगा, देखिए टॉर्क का फार्मूला क्या है, दैट इज P इंटू E इंटू साइन थीटा। हो गया। अगर मैं कह दूं किसी का P फिक्स है, मतलब डायपोल मोमेंट जितना दे रखा है वो फिक्स है, वो चेंज नहीं हो रहा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी हमने फिक्स कर दिया, तो अब चेंज किसे किया जा सकता है, उनके बीच के एंगल को। एंगल 0 भी हो सकता है, एंगल 50 भी हो सकता है, 60 भी हो सकता है, 80 भी हो सकता है, 90 भी हो सकता है, 120 भी हो सकता है, 150 भी हो सकता है, 180 भी हो सकता है। मतलब अगर हम P और E को फिक्स मान ले तो टॉर्क तो डिपेंड कर रहा है एंगल पे, ये बात याद रखनी आपको पता होनी चाहिए। एंगल पे डिपेंड कर रहा है, तो साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 हो सकती है। और साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कब होती है 1 के बराबर, जब थीटा की वैल्यू क्या हो जाए, 90 डिग्री के बराबर हो जाए। याद रखना भाई, जब थीटा 90 डिग्री के बराबर हो जाता है तो ये फंक्शन मैक्सिमम हो जाता है। तो टॉर्क जो मैक्सिमम आएगा, टॉर्क जो मैक्सिमम आएगा वो कितना आएगा, P इंटू ई, और साइन 90 की वैल्यू हो गई 1, साइन 90 की वैल्यू हो गई है 1 के बराबर। तो टॉर्क मैक्सिमम हो गया P क्रॉस P इंटू ई, सॉरी P इंटू ई के बराबर। तो ये मैक्सिमम टॉर्क है, और ये कब होगा, जब एंगल 90 डिग्री के बराबर होगा। याद रखना भाई। अब इसी का दूसरा वेरिएशन करेंगे। दूसरे में क्या लेना है, मिनिमम टॉर्क। अभी तक मैक्सिमम लिया है, अभी किसकी बात करेंगे हम, मिनिमम टॉर्क की बात करेंगे भाई। ठीक है, अब मिनिमम टॉर्क की जब हम बात करेंगे तो हमारे पास टॉर्क इज इक्वल टू में P इंटू ई साइन थीटा। अब मिनिमम कब हो सकता है, जब थीटा की वैल्यू मिनिमम हो।
अब थीटा की मिनिमम वैल्यू कितने पे होगी? साइन थीटा की 0 डिग्री पे होगी, आपको पता है। देखिए याद रखना है ये आपको, साइन की मैक्सिमम वैल्यू 1 और साइन की मिनिमम वैल्यू 0, बट यहीं कोस फंक्शन होता तो कोस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू -1 होती है, माइनस, और मैक्सिमम वैल्यू +1 होती है। पर यहां पे साइन का फंक्शन है, कोस का आता तो चेंज हो जाती बातें। वहां पे जब आप कोस 180 डिग्री रखते हो तो कोस 180 की वैल्यू -1 होती है, इसलिए कोस फंक्शन में मिनिमम -1 तक जाता और +1 तक कौन जाता? मैक्सिमम। बट ये साइन का फंक्शन है, साइन के फंक्शन में मिनिमम 0 डिग्री पे और मैक्सिमम किस पे होती है? 90 डिग्री पे। तो साइन 0 की वैल्यू आपको पता है कितनी होती है? साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है? 0 के बराबर हो जाती है। तो ये जो टॉर्क मिनिमम आएगा, ये टॉर्क जो मिनिमम आएगा ये किसके बराबर होगा? 0 के बराबर होगा। ये आपको बातें याद रखनी है कि यहां पे टॉर्क जो मिनिमम है वो 0 के बराबर आएगा और मैक्सिमम टॉर्क P इंटू ई के बराबर आएगा। टॉर्क का फार्मूला P क्रॉस ई होता है और एंगल जो इनके बीच है वो P और E के बीच है। ये एक एक बातें आपको पता होनी चाहिए, जब पता होंगी तभी आप इन पे काम कर पाओगे, ठीक है। अब बात करेंगे टॉर्क की, यूनिट की। देखो टॉर्क क्या होता है? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो फोर्स की यूनिट न्यूटन और इसकी यूनिट मीटर, न्यूटन मीटर होती है भाई, ठीक है। फोर्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपने और कहीं भी देखा होगा। एनर्जी, वर्क का फार्मूला फोर्स गुणा में डिस्प्लेसमेंट, और वहां पे उसकी एनर्जी जूल, और इसको भी जूल बोलते हैं, न्यूटन मीटर को। तो जो टॉर्क का डायमेंशन फार्मूला और टॉर्क की यूनिट एज इट इज वर्क के बराबर होती है। कई बार ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि किसकी यूनिट किससे मैच कर रही है, तो आपको पता होना चाहिए टॉर्क का डायमेंशन फार्मूला और टॉर्क की यूनिट बिल्कुल वर्क के समान होती है, एनर्जी के समान होती है, क्योंकि वर्क का फार्मूला भी फोर्स गुणा डिस्प्लेसमेंट और टॉर्क का फार्मूला भी फोर्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब इसका डायमेंशन फार्मूला ml2, देखो L के लिए क्या होता है? फोर्स का ml(t-2) के बराबर। अब एक L ये रहा तो ml2(t-2), ये बना दिया मैंने इसका डायमेंशन फार्मूला, ठीक है। और टॉर्क एक वेक्टर क्वांटिटी है भाई, याद रखना, दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ये सारी बातें आपको 1 बाय 1 करके पता होनी चाहिए। जब आपको ये बातें पता होंगी तो आपका ये फॉर्मूला भी बन के आएगा, आपके सारे क्वेश्चंस भी, सारे न्यूमेरिकल्स भी आपके सामने तुरंत ऐसे प्रस्तुत हो जाएंगे, तुरंत आपके सारे काम बन जाएंगे। पर उसके लिए आपको मैं पहले ही कह रहा था कि आपको पता है मैं क्वालिटी बहुत जबरदस्त, ऐसा सीरीज, ऐसा लेक्चर, ऐसा एनसीईआरटी के साथ, पीवाईक्यू के साथ, एमसीक्यू के साथ आपका जो है कोई भी वीडियो आपको नहीं मिलेगा, कहीं पे भी ऐसा कंटेंट आपको नहीं मिलेगा। इसलिए चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। जल्द से जल्द जैसे जैसे आप आगे बढ़ाओगे, हम मोटिवेट होंगे, तो मैं फ्री ऑफ कॉस्ट जैसे प्रोवाइड कर रहा हूं ऐसे ही सिलेबस दूंगा, पहले ही मैं बता रहा हूं, ठीक है। अब ऑप्शन वाले क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं? पहले तो ये आया हुआ है, मैंने बता दिया नीट में। दूसरा मैक्सिमम टॉर्क पूछ सकता है, पूछा गए प्रश्न नहीं है सारे, मिनिमम टॉर्क की वैल्यू पूछ सकता है। दूसरा मैक्सिमम टॉर्क किस एंगल पे होगा, ये पूछ सकता है। मिनिमम टॉर्क किस एंगल पे होगा, ये पूछ सकता है। ये सारी बातें वो हैं जो पूछी गई है, ठीक है। अब आगे बात करते हैं, देखिए अगले पार्ट में। अब यहां पे मैं एक इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन और इंपॉर्टेंट चीज आपके लिए ड्राइव करने जा रहा हूं, उसका नाम मैं आपको बाद में बताऊंगा, पहले आप उसको समझिए। अभी अभी हमने क्या किया, दैट इज टॉर्क इज इक्वल टू P इंटू ई इंटू साइन थीटा, ठीक है। अगर ये थीटा स्मॉल होता, सपोज कीजिए कि ये थीटा स्मॉल है, अगर ये थीटा स्मॉल है तो इसी साइन थीटा को मैं किसके बराबर पुट कर सकता हूं? थीटा के बराबर, ठीक है। अगर ये थीटा स्मॉल है तो साइन थीटा को किसके बराबर रखा जा सकता है? थीटा के बराबर। तो यहां पे क्या आया? टॉर्क इज इक्वल टू P इंटू ई इंटू थीटा, इसके बराबर आ गया। तो दैट इज द इक्वेशन नंबर 1। और इसी के बाद आपको पता होगा कि टॉर्क की जो वैल्यू होती है वो किसके बराबर होती है? I इंटू एल्फा के बराबर भी होती है। 11th क्लास की यूनिट नंबर 5, किसी को नहीं पता तो याद रखे, I इंटू एल्फा कैसे होती है, मैं आपको इसको समझाता हूं। आपने समझा होगा फोर्स इज इक्वल टू मास गुणा में एक्सेलरेशन, ये आपको पता होगा। अब जब कोई बॉडी रोटेट करना शुरू कर दे तो फोर्स टॉर्क में कन्वर्ट हो जाता है। तो जब ये बॉडी रोटेशन में, क्योंकि ऊपर आपने देखा कि जब उसके ऊपर दो एंड पे फोर्स लगेगा तो वो रोटेट करेगी सर्कल में, इसके कारण जो ये टॉर्क है, ये जो फोर्स है, ये टॉर्क में बदल गया। और मास को मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहते हैं भाई।
मास को मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहते हैं रोटेशन में, रोटेशन की क्वांटिटी है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, m की जगह i आ जाता है। और सीधे में रेक्टिलिनियर एक्सेलरेशन a और रोटेटरी एक्सेलरेशन रोटेशन में क्या होती है, जिसको एंगुलर एक्सेलरेशन कहते हैं, अल्फा। तो एंगुलर एक्सेलरेशन a की जगह अल्फा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया रख दिया मास की जगह और टॉर्क रख दिया फोर्स की जगह। यहां से इसको निकाला गया है सिमिलरिटी के साथ, बिल्कुल सिमिलर जो है आती है 11th क्लास में हम रखते हैं, सिमिलरिटी के साथ इसको बताते हैं, ऐसे ही बताते हैं जब अब बताया वैसे। तो इस इक्वेशन को 2 नंबर की इक्वेशन बोल दिया। ठीक है, अब आगे ध्यान से देखिए, दोनों टॉर्क हैं, इक्वेट कर दो। तो यहां लिखूंगा मैं इक्वेट 1 and 2। तो क्या होगा, दैट इज P इंटू ई इंटू थीटा इज इक्वल टू आई इंटू एल्फा। ठीक है, अगर मैं अल्फा की वैल्यू को निकालूं तो ये आ जाएगी P इंटू थीटा बटे में आई इज इक्वल टू में अल्फा, इसके बराबर। और खास बात ये है कि ये सारा काम उल्टी डायरेक्शन में हो रहा है, इसलिए एक नेगेटिव साइन इसके साथ रहेगा, हमेशा नेगेटिव साइन इसके साथ रहेगा, क्योंकि ये सारा जो काम है वो उल्टी डायरेक्शन में हो रहा है। इसलिए चाहे आप इसके साथ ना भी लगाओगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब आगे देखिए, अब ध्यान से देखना जरा, ये इक्वेशन नंबर 3 हो गई। अब 11th क्लास की 5वीं यूनिट में बताया था अल्फा इज माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू में थीटा, ये बताया गया था। एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का फार्मूला है ये, एंगुलर एक्सेलरेशन का फार्मूला है ये। जब आपने सिंपल हार्मोनिक मोशन पढ़ी थी, सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंदर आपने क्या पढ़ा था कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू में एक्स। ये किसकी इक्वेशन है, एसएचएम की, सिंपल हार्मोनिक इक्वेशन की है। पर जब हम इसी को एंगुलर में लगाएंगे तो ए किस में चेंज हो जाएगा, अल्फा में, क्योंकि एंगुलर एक्सेलरेशन में ए की वैल्यू किसके बराबर हो जाती है, अल्फा के बराबर। ओमेगा का काम ओमेगा, और एक्स डिस्प्लेसमेंट को, कौन सी डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। यूनिट नंबर 10 सिंपल हार्मोनिक मोशन में आपको बताया गया था कि एक्सेलरेशन की वैल्यू माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स होती है। और जब इसी चीज को एंगुलर में बदलना है तो एक्सेलरेशन का एंगुलर वर्जन होता है अल्फा, ओमेगा स्क्वायर ओमेगा, और डिस्प्लेसमेंट को कहते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ये 11th क्लास में बताई गई बातें हैं, इसलिए मैं फिर से तभी कह रहा हूं कि मैं 11th क्लास में बताई गई बातों को भी यहां बता रहा हूं कि ये चीज आपके सामने वहां आई थी। अब कोई बच्चा ऐसा है जिसको 11th क्लास थोड़ी कमजोर हो सकती है, मैं उसके लिए भी अलग से बैच डालूंगा, अभी शुरू करने वाले हैं। बट तब तक के लिए आप इसको ध्यान दे ले और तब तक के लिए आप इसको पढ़ ले कि भाई ये बात ऐसे होती है, क्योंकि ये बात जब आएगी तभी आपको ये जो है काम आएगा। इसलिए मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि बड़े ध्यान से पूरे लेक्चर के साथ बने रहे और तभी आपका काम चलेगा। अब हम कंपेयर कर लेते हैं। देखिए, कंपेयर 3 and 4, तीसरी और चौथी इक्वेशन को कंपेयर करो। कंपेयर करोगे, देखिए अल्फा का काम अल्फा, थीटा का काम थीटा, तो ओमेगा स्क्वायर का काम कौन कर रहा है भाई, ओमेगा स्क्वायर का काम कर रहा है P इंटू ई इंटू में थीटा बटे में आई। मैं पहले बता चुका हूं, यहां नेगेटिव साइन आएगा। अब ध्यान से देखें, ध्यान से देखें, जब ये अल्फा थीटा की सिंगल पावर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ध्यान से देखिए क्या कह रहा हूं, जब ये अल्फा इस थीटा की सिंगल पावर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो ये इक्वेशन होगी सिंपल हार्मोनिक मोशन की। पहले ही बताया था ये इक्वेशन किसकी है, एसएचएम की है, एसएचएम की। और यहां पे भी देखोगे तो ये अल्फा सिंगल पावर ऑफ थीटा है विद नेगेटिव साइन, तो ये इक्वेशन भी किसकी है भाई, एसएचएम की है। इसका मतलब जब आप इस पूरे सिस्टम को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हो डायपोल को और एंगल को स्मॉल ले लेते हो, एंगल स्मॉल, कंडीशन इज एंगल स्मॉल, तो वो क्या करना शुरू हो जाता है, सिंपल हार्मोनिक मोशन शुरू कर देता है। ये बात आपसे क्वेश्चन में पूछी जाएगी, पेपर में पूछी जाएगी, एमसीक्यू में आएगी कि जब किसी भी डायपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देते हो तो क्या वो एसएचएम करेगा, तो आपका जवाब होना चाहिए अगर एंगल स्मॉल है तो वो एसएचएम करेगा। और उसकी इक्वेशन भी बना के दिखा दो ऐसे, यहां तक। ठीक है, अब ये आ गया ओमेगा की वैल्यू। अगर मैं यहां से, सॉरी थीटा नहीं आएगा ना, थीटा तो हट जाएगा यहां से, ये बचेगा, क्योंकि थीटा से थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो अल्फा इक्वल है तो ओमेगा की वैल्यू ये आ जाएगी। अब आगे देखो जरा, आगे क्या करेंगे। अब मैं यहां से ओमेगा निकालू तो दैट कम्स आउट टू बी ए पी इंटू ई बटे में आई, और इसके ऊपर क्या रहेगा, रूट आ जाएगा, क्योंकि ओमेगा स्क्वायर था उस तरफ जाएगा रूट। अब आपको पता होना चाहिए कि ओमेगा जो है वो किसके बराबर होता है, दैट इज 2 पाई डिवाइडेड बाय में टी, इसके बराबर। तो इसको रखते हैं यहां पे, तो 2 पाई बटे में टी इज इक्वल टू में पी इंटू ई बटे में आई रूट में। अगर यहां से टाइम पीरियड निकाला
तो किसके बराबर हो जाएगा 2 पाई, देखो इसको तो ले जाऊं ऊपर, इसको यहां पे, इसको यहां पे, तो अंडर द रूट आई बटे में पी, केवल रीअरेंजमेंट की है, ये आप कर भी सकते हो। ये टाइम पीरियड आ गया। अब इसी टाइम पीरियड पे अब की बार नीट 2024 में प्रश्न आ गया, बस फर्क इतना था कि यहां पे P इंटू ई लिया इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, उसने इसको मैग्नेटिक फील्ड के लिए लिया। फार्मूला सेम है, यहां पे T इज इक्वल टू में 2 पाई आई बटे में M इंटू बी, इतना आ जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा और P की जगह M, यहां पे कौन है P, इलेक्ट्रिक डाइपोल, ये आ जाएगा मैग्नेटिक डाइपोल में। सेम चीज पढ़ेंगे जब हम यूनिट नंबर 3 पढ़ेंगे। क्वेश्चन यहीं से आया था, बट उसने इस क्वेश्चन को मैग्नेटिक फील्ड के लिए पूछ लिया, हमने यहां इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए करवाया। अब इसकी फ्रीक्वेंसी निकालोगे तो टाइम पीरियड का उल्टा फ्रीक्वेंसी होता है, तो इसको आप लिख दोगे 1/2 पाई और ऊपर रहेगा दैट इज P इंटू ई बटे में आई। ये फ्रीक्वेंसी का फार्मूला है। सभी को पता होना चाहिए कि टाइम पीरियड जो है वो 1 में फ्रीक्वेंसी के होता है भाई, 1 फ्रीक्वेंसी के होता है। ये आपको पता होना चाहिए कि टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी का उल्टा होता है। तो इस प्रकार से जो ये डेरिवेशन है, ये डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये डेरिवेशन सीबीएसई बोर्ड में भी आ चुका है भाई, मैं आपको बता दूं, ये डेरिवेशन सीबीएसई बोर्ड में भी आ चुका है। अब आपको कुछ कुछ बातें जो जाननी है वो फिर से रिपीट कर देता हूं। पहली बात की जो अल्फा होता है वो किसके बराबर होता है, -ω² इंटू थीटा के बराबर होता है। दूसरा, टॉर्क की वैल्यू आई इंटू अल्फा। बस एंगल को स्मॉल करके कंपेयर करना है और बताना ये एसएचएम है। यहां पे पता चल गया कि अल्फा सिंगल पावर पे है इसलिए एसएचएम है। और उसके बाद आपके सामने ये सारी बातें बता दी गई हैं। ओमेगा की वैल्यू 2π/t होती है। ओमेगा है एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। पूरे सर्कल में जब कोई बॉडी घूमती है तो टोटल एंगल का चेंज 360 डिग्री, जिसको 2π कहते हैं, और बटे में टाइम। अब इसका यहां नाम क्या दे देते हैं, एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी, इसका दूसरा नाम एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी बोल देते हैं भाई, इसलिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है। एंगुलर फ्रीक्वेंसी बोल दे तो ये निकाल के दिखा दे, और टॉर्क और फ्रीक्वेंसी बोल दे, टाइम और फ्रीक्वेंसी बोल दे तो ये निकाल के दिखा दे। इस प्रकार की ये सारी बातें वो हैं जो आपसे बोर्ड में पूछी जाएंगी, और ये फार्मूला भी कई बार आया है बोर्ड में पूछने के लिए। तो मैं सारी वो बातें कवर कर रहा हूं जो आपसे पूछी जा सकती हैं। ठीक है भाई, आगे देखिए, बस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। आपके सपोर्ट की बहुत जरूरत है। आप सपोर्ट करोगे तो हम और आगे बढ़ेंगे, और आगे बढ़ेंगे तो आपके लिए ऐसे ऐसे लेक्चर्स की जो है बहुत ही भरमार और सीरीज लेके आएंगे। अब कुछ और बातें इसी के बारे में। अभी तक जब आपको बात कर रहे हो कि मान लिया जाए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की जब हम बात करेंगे तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में आपको सबसे पहले यह बताना है कि जब डाइपोल को रखा जाएगा तो उसके ऊपर टॉर्क कितना होगा और उसके ऊपर फोर्स कितना होगा। ये दो बातें आपको बतानी। मान लिया जाए एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ये रहा, ये ठीक है। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड में जब मैं एक डाइपोल को रख दूं, ये डाइपोल रख दिया, किसी भी पोजीशन पे रख लो, यहां पे इसका प्लस क्यू चार्ज है, यहां पे इसका माइनस क्यू चार्ज है, तो प्लस क्यू के ऊपर फोर्स इस तरफ लगेगा और माइनस क्यू के ऊपर फोर्स इस तरफ लगेगा। चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है तो ये हो जाएगा क्यू इंटू ई। देखिए यूनिफॉर्म का मतलब हर जगह सेम, और यहां पे भी कितना हो जाएगा, क्यू इंटू ई के बराबर। तो ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड ये वाले फोर्स को कैंसिल आउट कर देगा, और कैंसिल आउट कर देगा तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा, 0 हो गया ना, 0। ये क्वेश्चन पूछा गया सीबीएसई बोर्ड में, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि ऐसा क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड नीट में और मेंस में पूछे जाते हैं, इसलिए मैं आपको सारी चीजें कवर कर रहा हूं साथ साथ में। और मैंने ये वादा किया था कि प्रत्येक बात को कवर करूंगा। अब आप भी अपना वादा निभाइए और सब्सक्राइब करके जल्दी से फॉलोअर्स को बढ़ा दीजिए, ठीक है। तो ये होगा नेट फोर्स किसके बराबर, 0 के बराबर। हाँ, साथ साथ नीचे टेलीग्राम का लिंक भी है, इंस्टाग्राम का भी है, वहां पे आपको लेटेस्ट अपडेट मिलेगी, नोट्स मिलेंगे, कोई जानकारी होगी तो वहीं मिलेगी, तो उसको भी फॉलो कर लीजिए, ठीक है। अब बात करते हैं टॉर्क। टॉर्क तो आता ही नहीं 0, टॉर्क का फार्मूला तो अभी निकाला था हमने, कितना आया था, दैट इज P इंटू ई साइन थीटा, ये आएगा। टॉर्क तो 0 होता ही नहीं है ना, टॉर्क इज नॉट इक्वल टू 0, इसके बराबर। बस एक एंगल पे 0 होता है, अगर थीटा 0 है, अगर इफ थीटा इज 0 तभी 0 होगा, नहीं तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में टॉर्क 0 नहीं होता। यानी कि इफ थीटा इज 0 देन ओनली टॉर्क इज 0, नहीं तो टॉर्क 0 के बराबर नहीं होता। तो मैं आपको यही समझाना चाहता हूं, जब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में आप किसी डाइपोल को रखोगे तो उसके ऊपर नेट फोर्स 0 आएगा। क्यों 0 आएगा, एक फोर्स इस तरफ लग रहा है, एक फोर्स इस तरफ लग रहा है।
दोनों अलग अलग फोर्स लग रहे हैं पर दोनों हैं इक्वल एंड अपोजिट, इसलिए नेट फोर्स क्या हो गया, जीरो हो गया। और नेट टॉर्क जो है वो जीरो के बराबर नहीं है, बट एक केस में है जब उसके ऊपर क्या हो जाए, जो थीटा है जो है वो 0 डिग्री के बराबर बच जाए। समझ आई बात। अब आप एक बात और ध्यान से देखें, यहीं पे बता देता हूं जो आया हुआ क्वेश्चन है। आप यहां ध्यान से देखोगे तो ये फोर्स है, ये जो फोर्स है, इस फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन ये है और इस फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन ये है और इनके बीच की परपेंडिकुलर दूरी ये है। दोनों का लाइन ऑफ एक्शन अलग है तो किसकी फॉर्मेशन करते हैं, ये कपल की फॉर्मेशन करते हैं भाई। किसकी, कपल की फॉर्मेशन करते हैं। टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्स विद डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन, डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन। सेम बात एक बार नीट के अंदर पूछी गई थी भाई, बिल्कुल सेम बात। व्हाट इज द कपल, ऐसा ही नीचे 4 वैल्यू दे रखी थी, कौन सी इसकी डेफिनेशन है। तो कपल क्या है, जब दो इक्वल और अपोजिट फोर्स काम तो कर रहे पर उनका लाइन ऑफ एक्शन अलग अलग है। देखो इसका लाइन ऑफ एक्शन यहां है, इसका लाइन ऑफ एक्शन यहां, तो ये किसकी फॉर्मेशन करेगा, कपल की। और साथ में क्या आएगा, टॉर्क आएगा। टॉर्क की वैल्यू कितनी, 0 के बराबर नहीं, केवल एक केस में। अब अगर हम यहां पे नॉन यूनिफॉर्म की बात कर लें, क्योंकि आपसे क्वेश्चन नॉन यूनिफॉर्म पे भी आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। अभी तो यूनिफॉर्म की बात कर रहे थे, अब नॉन यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म का मतलब क्या, देखिए ऐसे कुछ इस तरह से, कैसे, जहां क्राउड ज्यादा होती है और जहां क्राउड कम है। जहां क्राउड ज्यादा होती है वहां इलेक्ट्रिक फील्ड भी ज्यादा होता है। आपको बताया गया था कि जहां इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा होगी वहां इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की क्राउड भी ज्यादा होगी, और जहां कम होगी वहां क्राउड कम होगी। अगर मैं इसके अंदर एक डाइपोल को रख दूं, ये रख दिया डाइपोल को, तो आपको पता है यहां ये पॉइंट 1 है, यहां पॉइंट 2 है, यहां क्राउड ज्यादा है, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड 1 का ग्रेटर देन हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड 2 से, हो गया। अब मान लिया जाए ये माइनस क्यू चार्ज है और यहां प्लस क्यू चार्ज है, इस तरह से। अब उल्टा भी हो सकता है, मैं इसके लिए समझा रहा हूं। तो प्लस क्यू के ऊपर इन द डायरेक्शन फोर्स लगेगा इस तरह से, और माइनस क्यू पे अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा इस तरह से, ठीक है। तो आपको क्या पता चलेगा, चूंकि E1 इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है, चार्ज तो सेम है, क्योंकि डाइपोल में माइनस क्यू प्लस क्यू दोनों चार्ज सेम होते हैं। यहां पे हो जाएगा Q इंटू E1 और यहां क्या हो जाएगा, दैट इज Q इंटू E2, क्योंकि दोनों पॉइंट के ऊपर अब की बार इलेक्ट्रिक फील्ड अलग है। जब ये केस पड़ा था, इसमें यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लिया था। यूनिफॉर्म का मतलब होता है जो हर जगह सेम था, इसलिए यहां भी इलेक्ट्रिक फील्ड ही था, यहां भी ही था, तो ये कैंसिल आउट कर गए थे। बट ये लिया नॉन यूनिफॉर्म, यहां क्राउड कम है इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड कम है, यहां क्राउड ज्यादा है इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है। तो यहां पे फोर्स लगेगा Q इंटू E1 और यहां फोर्स लगेगा Q इंटू E2 के बराबर, इस तरह से। इसको F2 फोर्स कहेंगे, इसको F1 फोर्स कहेंगे। अब आपको यहां से दिखाई दे रहा होगा कि जो F1 फोर्स है वो ग्रेटर देन है F2 फोर्स से। क्यों है, क्योंकि E1 इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है E2 से, तो दोनों का मल्टीप्लीकेशन ज्यादा आएगा। अगर F1 फोर्स F2 फोर्स से ज्यादा हो गया, F1 फोर्स F2 फोर्स से ज्यादा हो गया, तो डाइपोल किस तरफ आएगा, इस तरफ आएगा, इस तरफ इसको खींच के ले जाएगा। ये क्वेश्चन भी नीट में एक बार पूछा गया था और साथ साथ फिर सीबीएसई बोर्ड जैसे एग्जाम में भी ये आ जाते हैं। अब की बार जो नेट फोर्स है वो किसके बराबर होगा, दैट इज F1 माइनस F2 के बराबर होगा, दैट इज नॉट इक्वल टू 0। क्यों होगा, क्योंकि F1 बड़ा है और F2 छोटा है। क्यों छोटा है, क्योंकि हमें पता है यहां क्राउड ज्यादा होने के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है, और इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है तो ये फोर्स ज्यादा, और ये फोर्स इस डाइपोल को पकड़ के अपनी तरफ खींच लेगा, और खींच लेगा तो F1 माइनस F2 नॉट इक्वल टू 0। बट टॉर्क भी 0 के बराबर नहीं होगा, बस एक ही केस में होगा, और वो केस कौन सा है, जब थीटा की वैल्यू किसके बराबर हो, 0 डिग्री के बराबर हो। अगर थीटा 0 डिग्री के बराबर है, अगर थीटा की वैल्यू 0 डिग्री के बराबर है तो टॉर्क 0 बनेगा, नहीं तो टॉर्क 0 नहीं बनता। यहां टॉर्क मे बी 0 और मे नॉट भी 0, यहां इस केस में मे बी 0 और मे नॉट भी 0। मैं बता रहा हूं, मैंने ये बात जरूर लिखी पर मैं आपको बता दूं, मे बी 0 मे नॉट भी 0। सिमिलरली नेट फोर्स 0 है ये हम कह सकते हैं, पर टॉर्क जब एंगल 0 होगा तो 0 बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। तो ये सारी बातें मैंने प्रस्तुत कर दी हैं। यहां पे आपको 2 बातें ध्यान रखनी है कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब है जो हर जगह सेम रहे, और नॉन यूनिफॉर्म का मतलब है जो चेंज होता रहे। जहां स्ट्रेंथ ज्यादा होगी मतलब वहां क्राउड भी ज्यादा होगी, यहां क्राउड ज्यादा है स्ट्रेंथ ज्यादा, यहां क्राउड कम है स्ट्रेंथ कम है। फोर्स का फार्मूला Q इंटू E2, फोर्स का फार्मूला Q इंटू E1। तो हमें पता चला इलेक्ट्रिक फील्ड E1 ज्यादा तो फोर्स भी ज्यादा, इस डाइपोल को पकड़ के खींच लेगा। इस केस में नेट फोर्स 0 नहीं है, इस केस में नेट फोर्स 0।
तो इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि सारी बातों को मैं एक साथ कवर करके चलूंगा, सारे कंसेप्ट को एक साथ कवर करके चलूंगा। बस आप साथ दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और क्वालिटी ऑफ कंटेंट आपको पता ही है किस लेवल का चल रहा है, वो मैं आपको बार बार कह रहा हूं। ठीक है, अगला टॉपिक भाई, अगला टॉपिक पढ़ेंगे हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स का। अगला टॉपिक रहेगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स का। अब हमारा टॉपिक होगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स का। देखिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मतलब क्या होता है, इसके बारे में थोड़ी सी झलक हम देंगे, उसके बाद जैसे ही गॉसेस लॉ पढ़ेंगे तो उसके अंदर इसके बहुत सारे पॉइंट निकल के आएंगे जिस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मतलब होता है कि कितनी लाइंस जो हैं किसी एरिया में से पास हो रही है। मतलब फ्लक्स का मतलब यहां पे बेसिकली समझोगे तो एक झुंड होता है, एक बीम होती है किसकी? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की। तो कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड का टॉपिक पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का टॉपिक पढ़ रहे हैं, तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की बात करेंगे। मान लीजिए, आपको मैं समझाता हूं कि मान के चलिए कि ये आपके पास एक एरिया है, ठीक है। इस एरिया के अंदर से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास होती हैं, उसी को हम क्या कहेंगे? इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहेंगे। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू गिवन एरिया, जो आपको एरिया दिया गया है, ये एरिया दिया गया है, इसके अंदर से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास होती हैं, और खास बात क्या, ये सारी की सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस एरिया के परपेंडिकुलर होनी चाहिए। अब क्यों होनी चाहिए उसका भी यहां पे हम जिक्र करेंगे। मैं फिर से आपको समझा रहा हूं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मतलब ये हो गया कि जो आपको एरिया दिया गया, मान लिया जाए बुक का एरिया मेरे को दिया गया, इस तरफ से लाइंस पास हो रही है, कुछ इसके ऊपर से जाएंगे, कुछ साइड में से जाएंगे, कुछ इस तरफ से जाएंगे, कुछ नीचे से जाएंगे, और कुछ इसके अंदर से जाएंगे। इस एरिया में से जितनी लाइन पास हुई हैं उसी को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। यानी कि जब आपको कोई एरिया प्रोवाइड कर दिया जाए और उस एरिया में से कितनी फील्ड लाइंस पास हो रही हैं उसको जो बताए उसी को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन हम बात करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ फील्ड लाइंस फील्ड लाइन पासिंग थ्रू गिवन एरिया, पासिंग थ्रू गिवन एरिया, किसी भी एरिया में से जो पास होती है, बट प्रोवाइडेड दैट area must be perpendicular to filled lines. Area must be perpendicular to filled lines. जो एरिया है वो फील्ड लाइंस के परपेंडिकुलर होना चाहिए, ये खास बात है। ये ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों है, इस बात का जिक्र करते हैं। इस बात के लिए मैं आपको थोड़ा सा एरिया के बारे में बताता हूं, फिर उसके बाद इसके पास आएंगे हम एरिया के बारे में आपको बताता हूं। और आपको यह भी मालूम होगा कि जिस डायरेक्शन में फील्ड लाइंस चल रही होती है वही इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है। मैंने आपको यह बार बार बताया है कि जिस डायरेक्शन में फील्ड लाइंस मूव करती हैं, कहां से चलती है? पॉजिटिव से। खत्म कहां पे होती है? नेगेटिव पे। तो पॉजिटिव से नेगेटिव तक ही किसकी डायरेक्शन होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड की। बताया गया है जिस डायरेक्शन में फील्ड लाइंस चलेंगी उसी डायरेक्शन में क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड भी हो जाएगा। एरिया जो है स्केलर क्वांटिटी होती है, सभी को पता होगा ये बात, स्केलर क्वांटिटी होती है। ध्यान से लिख लें भाई, इस बात को ध्यान से समझ लें। एरिया स्केलर क्वांटिटी है, पर किसी पर्टिकुलर सर्कमस्टांस के अंदर हम इसको ट्रीट कर सकते हैं एज ए वेक्टर, बट वी कैन ट्रीट एज ए वेक्टर, ट्रीट एज ए वेक्टर। किसी स्पेशल केस के अंदर, स्पेशल सर्कमस्टांस के अंदर इसको किसकी तरह कंसीडर कर सकते हैं? वेक्टर की तरह। जब भी आप वेक्टर की बात करते हो तो आपके मन में एक ही ख्याल आता है, और वो ख्याल ये है कि उसकी डायरेक्शन कैसे बताओगे। पहली बात क्या आती है कि जब भी आपको वेक्टर के बारे में बताया जाए तो पहला ही सवाल आपका ये होना चाहिए कि आप उसकी डायरेक्शन को कैसे बताओगे। चूंकि हमने कह दिया कि एरिया एक स्केलर क्वांटिटी है, पर उसके बाद भी कई बार ये वेक्टर का काम कर जाती है। जब ये वेक्टर का काम करती है तो इसकी डायरेक्शन आपको कहां से मिलेगी? इसकी डायरेक्शन बताई जाती है यूनिट वेक्टर से, एन से। एन के ऊपर कैप लगी है तो एन कैप को क्या कहते हैं? यूनिट वेक्टर कहते हैं। इसका नाम क्या होता है? यूनिट वेक्टर। इसका नाम क्या होता है? यूनिट वेक्टर होता है।
ठीक है। और इस n की जो वैल्यू है वो किसके बराबर होती है, n वेक्टर अपॉन में उसका मैग्नीट्यूड। किसी को नहीं पता तो मैं आपको बता दूं, मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हम साथ में मोड निकालते हैं। अगर कोई वेक्टर दे रखा है और उसका मैग्नीट्यूड पता करना है तो उसका मोड निकाल दो। और ये खुद वेक्टर है, इसको कहते हैं वेक्टर, ये n वेक्टर है और इसको हम क्या कहेंगे, यूनिट वेक्टर। जिसके ऊपर कैप लगी होती है उसको यूनिट वेक्टर कहते हैं, जिसके ऊपर एरो लगा होता है उसको वेक्टर कहते हैं, और जिसके ऊपर मोड लगा होता है उसको कहते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। अब इसको कई बार आर से भी दिखा देते हैं, दिखा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई वर्ड यूज करो, एक्स वाई जेड ए बी सी डी एन एफ जी एच, कोई भी आपका मन करे उससे दिखा दो। जनरली जो है एन कैप को हम वेक्टर को बोलते हैं, यूनिट वेक्टर बोलते हैं। अब इस यूनिट वेक्टर की खास बात है कुछ, उसको ध्यान में रखना। इस यूनिट वेक्टर की खास बात है और वो है ओ यू एन वी। कौन कौन सी, ये सरफेस के आउटवर्ड होगा, किसी भी सरफेस के क्या होगा, आउटवर्ड होगा, इनवर्ड नहीं होगा भाई। किसी भी सरफेस के कैसा होगा, आउटवर्ड होगा, ठीक है। u का मतलब वैल्यू कितनी होगी, यूनिट, मतलब 1 के बराबर। n का मतलब नॉर्मल, उस सरफेस के कैसा होगा, नॉर्मल होगा। और v का मतलब क्या हो गया, वेक्टर हो गया, इस प्रकार से, ठीक है। तो इसका मतलब n की 4 खास बातें मैंने बताई यहां पे। पहली बात मैंने बताई उस सरफेस के आउटवर्ड होगा, दूसरी बात इसकी वैल्यू यूनिट के बराबर होगी, तीसरी बात नॉर्मल टू सरफेस होगा, और चौथी बात ये वेक्टर होगा। अब मैं इसमें समझाता हूं कि मान लिया जाए बुक है, ठीक है, इस बुक को ध्यान से देखिएगा। जब आप इस बुक को ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा इस बुक का ये एरिया है, कोई ना कोई एरिया, रेक्टेंगुलर फॉर्म में तो एरिया होगा। इस एरिया की डायरेक्शन बतानी है, और एरिया की जब डायरेक्शन बतानी हो तो किसके थ्रू बताएंगे, यूनिट वेक्टर। याद रखना आगे काम आएगा गॉसिस लॉ में, इसलिए समझ लें। यहां पे हमेशा किससे बताएंगे, हमेशा हम इसको बताएंगे किससे, यूनिट वेक्टर से। अब यूनिट वेक्टर की खास बात क्या है, ये जो सरफेस देख लिया, इस सरफेस के आउटवर्ड होगा। तो आउटवर्ड सरफेस का तो ये है, देखिए ये रहा आउटवर्ड आपकी तरह। अगर मैं अंदर कर दूं ये तो इनवर्ड हो जाएगा, इसलिए आउटवर्ड हो गया। दूसरा क्या बता रहा है, यूनिट इसकी वैल्यू है, ठीक है जी। तीसरा नॉर्मल, आउटवर्ड होना चाहिए साथ साथ नॉर्मल होना चाहिए। इस सरफेस के आउटवर्ड भी है और नॉर्मल भी है, ये बात देख लीजिए, हो गया। और वेक्टर खुद है ही इस प्रकार। अगर आप इस तरह से बनाओगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि ये तो इनवर्ड हो गया। जो आपको सरफेस दिया गया है, ये आपको सरफेस दिया गया, इस सरफेस के आउटवर्ड तो ये रहा, और नॉर्मल का मतलब परपेंडिकुलर, उसके क्या होना चाहिए, 90 डिग्री एंगल पे होना चाहिए, परपेंडिकुलर होना चाहिए, तो ये बनेगा। इसलिए जब भी आपको कोई एरिया दिया जाएगा तो आपको याद रखना है कि ये आउटवर्ड बनाना है और नॉर्मल बनाना है। अगर ये दो बातें सीख गए तो आप इसके सारे क्वेश्चन कर दोगे, फ्लक्स के भी और गॉसिस लॉ के भी, दोनों के जो आपके टॉपिक्स में इंपॉर्टेंट है, गॉसिस लॉ और फ्लक्स, सारे क्वेश्चन आपके इजीली हो जाएंगे। बस आपको याद रखना है सरफेस के आउटवर्ड होगा, यूनिट इसकी वैल्यू होगी, नॉर्मल है और खुद क्या है, एक वेक्टर है। तो आउटवर्ड, यूनिट, नॉर्मल, वेक्टर, ओ यू एन वी, ये एन की खास बात है। एरिया जब भी वेक्टर बनाना है, वैसे तो स्केलर होता है, जब भी वेक्टर बनाना है तो उसके साथ कौन लगा दो, यूनिट वेक्टर लगा दो। अब इस फ्लक्स की बात करते हैं जो आपको फ्लक्स बताई गई है। अब देखिए जो फ्लक्स है वो उस एरिया में से पास हो रही है, और कैसे होनी चाहिए, परपेंडिकुलरली। एरिया मस्ट बी परपेंडिकुलर टू फील्ड लाइंस, उसके परपेंडिकुलर होना चाहिए। अब आगे बात करते हैं, ध्यान से देखिए। मान लीजिए कि ये आपके पास कोई एरिया है, ठीक है, और इस एरिया में फील्ड लाइंस जो हैं कुछ इस तरह से पास हो रही है, फील्ड लाइंस कुछ इस तरह से पास हो रही, जिसको हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ई। मैंने पहले ही कहा है कि फील्ड लाइंस को ही इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं, और अलग बात मैंने नहीं बोली। अब इस फील्ड लाइंस के साथ जो यूनिट एरिया है ए, जिसको आप ए कह सकते हो, आप इसको डी ए कह सकते हो, आप इसको डी एस कह सकते हो, इसको हम क्या कहेंगे, स्मॉल एरिया, डीएस। ये डीएस इस इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कोई ना कोई एंगल बना रहा है थीटा, इसके साथ, सरफेस के साथ, इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ। जैसे कि आपको दिखाई दिया, ये आपका पूरा सरफेस, और इस सरफेस के ऐसे निकल रही कुछ एंगल बनाते हुए, सीधी नहीं निकल रही, बिल्कुल सीधी नहीं, इसके साथ कुछ एंगल बनाती हुई निकल रही है, इस प्रकार से, ठीक है। तो एंगल बनाती हुई निकल रही है। अब एंगल बनाती हुई निकल रही है तो इसका एक कंपोनेंट होगा जो अलोंग द फील्ड लाइंस होगा, और एक कंपोनेंट क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, दैट इज ए कोस थीटा, इस डायरेक्शन में होगा, अलोंग द फील्ड लाइंस, ठीक है। और एक कंपोनेंट इसका होगा परपेंडिकुलर, जिसको आप क्या कहोगे, ए साइन थीटा, इस प्रकार से। हालांकि मुझे उस परपेंडिकुलर कंपोनेंट जो ए साइन थीटा वाला कंपोनेंट है उससे कोई मतलब नहीं है।
अगर मैं यहां पे फ्लक्स लिखूं, फ्लक्स को किससे लिखा जाता है, फाई इंटू ई। मैं आपको बता दूं, पीछे जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है इसको लिखा जाता है फाई इंटू ई से। इस प्रकार से इलेक्ट्रिक फ्लक्स को, फाई जो सिंबल होता है ये फ्लक्स का होता है, दैट इज फ्लक्स। और ये चूंकि इलेक्ट्रिक फ्लक्स है इसलिए साथ में कौन लगा दिया, ई वर्ड लगा दिया। इक्वल टू किसके होगा, इक्वल टू हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड गुणा में एरिया, दैट इज ए कोस थीटा। ठीक है, गुणा का साइन लगाना, इसको बच्चे क्रॉस प्रोडक्ट समझ जाते हैं इसलिए मैं इसको यहां से हटा रहा हूं। इसके मल्टीप्लाई में हो जाएगा दैट इज ए कोस थीटा। हर जगह ए से लिख देता हूं, यहां डीएस से लिखा तो मैं इसको ए से कन्वर्ट कर देता हूं ताकि आपको आसानी हो जाए समझने। ए, ठीक है भाई, ए कोस थीटा। इस प्रकार से अगर अब इस फ्लक्स को सिंप्लीफाई करोगे तो आपको पता है इसके बीच डॉट आ सकता है, ई डॉट ए। क्यों, क्योंकि जब कोस थीटा हटाते हो तो वो क्या बन जाता है, डॉट प्रोडक्ट बन जाता है। अब जो ये एंगल थीटा है ये किसके बीच है, जैसे टॉर्क में तो हमने P और E के बीच एंगल बता दिया था, कह दिया ये P और E के बीच एंगल है, पर ये एंगल किसके बीच है, ये एंगल है इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच, इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच और यूनिट वेक्टर के बीच, नोट एरिया। एरिया खुद तो स्केलर क्वांटिटी है, देखो अभी भी बताया, एरिया खुद तो क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, बट इसको वेक्टर बताना है तो इसके साथ क्या लगाना होगा, यूनिट वेक्टर लगाना होगा। तो जब भी आप इस एंगल की बात करोगे, इस थीटा एंगल की बात करोगे, तो ये थीटा एंगल किसके बीच होगा, दैट इज यूनिट वेक्टर के बीच होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच होगा। जो एरिया का यूनिट वेक्टर है उस यूनिट वेक्टर के बीच और साथ साथ किसके बीच होगा, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच। अगर ये कोस थीटा, तो मतलब इस फ्लक्स की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, इस फ्लक्स की वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और जीरो भी हो सकती है, तीनों हो सकती है, पॉजिटिव नेगेटिव। फ्लक्स कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, याद रखना भाई, फ्लक्स कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। अब कहां कहां से कैसे होगी ध्यान से समझना, दैट इज फाई इंटू ई इंटू ए इंटू कोस थीटा। ठीक है, अगर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री है, थीटा की वैल्यू 90 डिग्री है, तो आपको पता है कोस 90 किसके बराबर हो गया, 0 डिग्री के बराबर हो गया। तो यहां से फ्लक्स कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी भाई। पहला केस, फ्लक्स कितनी बन गई, 0। कब, जब थीटा की वैल्यू क्या हो, 90 डिग्री। इसको प्रूव करके दिखाता हूं मैं, इसको प्रूव करूंगा, ऐसे ही मैं आपके सामने बातें नहीं करूंगा। अभी तक मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया आपको दिखाया था और उसके अंदर आपको ए की वैल्यू बना के और आपको दिखा दिया कि कैसे फ्लक्स को लिखना है। अब ध्यान से देखिएगा जरा, ये आपके पास कोई सरफेस एरिया है, इसके अंदर से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही है ऐसे, इस तरह से, या कह लो कि इधर से निकली और आपकी तरफ बाहर आ रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपकी तरफ बाहर आ रही है, बाहर आ गई। जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपकी तरफ आ रही है मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ होगा, आपकी तरफ, बाहर की तरफ। अब इस एरिया को इस इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर होना पड़ेगा, जो कि हमने डेफिनेशन में लिखा था, ध्यान से देखो, प्रोवाइडेड दैट एरिया मस्ट बी परपेंडिकुलर टू फील्ड लाइंस। तो मैंने फील्ड लाइंस कहां से कहा, फील्ड लाइंस आपकी तरफ बाहर आ रही है, बाहर की तरफ आ रही है, ठीक है, और इस एरिया के परपेंडिकुलर है। अगर इस एरिया के परपेंडिकुलर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी आपकी तरफ, तो ई की डायरेक्शन। अब किसकी डायरेक्शन निकाले, एरिया वेक्टर की। एरिया वेक्टर बनाने के लिए किसकी निकालनी पड़ेगी, यूनिट वेक्टर की। अब यूनिट वेक्टर की कैसे निकालते हो, आउटवर्ड यूनिट नॉर्मल वेक्टर, आउटवर्ड यूनिट नॉर्मल वेक्टर। अगर ये पूरा का पूरा एरिया इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर है और अब इसका यूनिट नॉर्मल वेक्टर निकालूंगा, वो भी किस डायरेक्शन में आओगे, आपकी तरफ आएगा, आपकी तरफ आया, तो मतलब एन और ई की डायरेक्शन हो गई सेम। एक ही डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड, एक ही डायरेक्शन में एन, तो एंगल कितने डिग्री का हो गया, 0 डिग्री का। बट अगर मैं कह दूं ऐसे ये प्लेन है, ऐसे ये एरिया है और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे जा रही है, ये रही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे जा रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ये जो पेन शो कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और ये एरिया है, ये तो होगी ई की डायरेक्शन। बट अब इस एरिया के यूनिट नॉर्मल वेक्टर निकालो आउटवर्ड में, तो यहां बनेगा, दैट इज आउटवर्ड यूनिट नॉर्मल वेक्टर। ये बन गया कौन, ये बन गया एन और ये बन गया कौन, ई। दोनों के बीच एंगल कितने डिग्री का दिखाई दे रहा, 90 डिग्री का। देख लीजिए दोनों के बीच एंगल कितने का हो गया, 90 डिग्री का। जब एंगल 90 डिग्री का होता है तो फ्लक्स कितनी हो जाती है भाई, 0 के बराबर हो जाती है। तभी हमने कहा कि एरिया मस्ट बी परपेंडिकुलर टू फील्ड लाइंस। एरिया किसके परपेंडिकुलर होना चाहिए, फील्ड लाइंस के परपेंडिकुलर। और इस पे क्वेश्चन आया है भाई बार बार, ठीक है, परपेंडिकुलर। जिस एरिया में से, अब ध्यान से सुन ले, जिस एरिया में से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गुजरेंगी वो एरिया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के अगर परपेंडिकुलर है तो हमारी फ्लक्स बचेगी, अगर उसके अलावा वो परपेंडिकुलर न होकर उसके पैरेलल है। जैसे ये मेरा हाथ एरिया है और इसी के पैरेलल में फील्ड लाइंस है, इसी के पैरेलल में फील्ड लाइंस है,
तो इस एरिया का यूनिट नॉर्मल वेक्टर ऐसे होगा और इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ होगी, तो ये दोनों एक दूसरे से 90 डिग्री का एंगल बना लेंगी और क्या हो जाएगा, नेट फ्लक्स 0 हो जाएगा। इसलिए इस क्वेश्चन पे ध्यान दें, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। मैं ये बार बार कह रहा हूं, बहुत सारे क्वेश्चन आए इसी तरह के। अब वो कह देंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस स्क्वायर के प्लेन में है, और प्लेन में हो गए तो मतलब पैरेलल हो गया। प्लेन का मतलब क्या, ये प्लेन है इस स्क्वायर का, मान ले रेक्टेंगल का, और इसी प्लेन में ऐसे ये प्लेन रहा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ये जो पेन शो कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये प्लेन है। तो इस प्लेन का यूनिट नॉर्मल वेक्टर तो ऊपर होगा ऐसे, तो दोनों के बीच एंगल कितने का बना, 90 का। फिर से फ्लक्स गई, तो ये बात याद रखनी है। हाँ, अगर थीटा, सेकंड केस, अगर थीटा 0 डिग्री हुआ तो हमें पता है कोस 0 की वैल्यू 1 और फ्लक्स हमारे पास कितनी हो जाएगी, E इंटू ए के बराबर। याद रखना भाई। तीसरा, अगर हमारे पास थीटा की वैल्यू 180 डिग्री हुई तो हमारे पास कोस 180 की वैल्यू होती है -1, और हमारे पास जो फ्लक्स आएगी वो हो जाएगी -E इंटू ए के बराबर। तो याद रखना भाई, फ्लक्स कैन बी पॉजिटिव, फ्लक्स कैन बी नेगेटिव और फ्लक्स कैन बी 0, तीनों हो सकती है। कब कब होंगी वो सारी बातें आपके सामने प्रस्तुत है। सारी क्वेश्चंस ये पूछे गए हैं, एमसीक्यू हैं ये सारे जो आपके सामने लिखे हुए हैं। अब कहोगे कि सर कब ऐसा केस होगा जब 180 डिग्री एंगल बनेगा, उसको भी बता देते। जैसे आपको ये दिखाई दे रही है बुक, इस बुक के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गई, इस तरह से अंदर जा रही है, जैसे पहले तो बाहर ली थी, अंदर जा रही है, तो अंदर गई तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी उस तरफ। पर इस सरफेस का आउटवर्ड यूनिट नॉर्मल वेक्टर किस तरफ होगा, बाहर की तरफ। ये हो गया बाहर की तरफ, इस तरफ बाहर की तरफ आउटवर्ड यूनिट नॉर्मल वेक्टर, और अंदर की तरफ फ्लक्स। देखिए ये हो गई, उल्टे हो गए एक दूसरे के, ऐसे उल्टे हो गए, ऐसे एक दूसरे के उल्टे हो गए, तो एंगल कितने का बनेगा भाई, 180 डिग्री का। देखिए मैंने बिल्कुल इजी तरीके से कोशिश किया मैं आपको समझा पाऊं, और मैंने बार बार कहा है कि ये क्वेश्चन आया हुआ है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसके प्लेन में है, प्लेन में है, और प्लेन में है तो यहां थीटा कितना बनेगा, 90 डिग्री। प्लेन का मतलब पैरेलल होता है भाई, ये आपका एरिया है और इसी के पैरेलल में चाहे तो ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहे ऐसे है, तो इस एरिया यूनिट नॉर्मल वेक्टर ऊपर होगा और एंगल कितना बनाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड से, 90 डिग्री के बराबर। इस पर हाँ, हमेशा ऐसे ही नहीं है, प्लेन ऐसे भी बनाया जा सकता है, ये रखा और कहते प्लेन में ही है, ऐसा ही बोलते सेम प्लेन। प्लेन क्या हो गया, सेम, तब भी फ्लक्स कितनी हो जाएगी, 0, क्योंकि थीटा फिर से क्या बनेगा, 90 डिग्री के बराबर बनेगा। तो आपके सारी बातें याद रखनी है, सारी बातें आपको पता होनी चाहिए कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इसको डिनोट करते हैं फाई से, और इसको ऐसे भी लिखते हैं, दैट इज फाई इज इक्वल टू मैं E.N.ds। क्यों लगाया n इसके साथ, इसलिए लगा कि ये शो कर रहा है कि ds का यूनिट वेक्टर से एरिया बनाया, एरिया वेक्टर बनाया, यानी कि अगर ds की डायरेक्शन n देगा। डॉट प्रोडक्ट क्यों आया, कोस थीटा की जगह। इसको ऐसे भी लिखा जाता है, दैट इज E.N.ds कोस थीटा। इस n का कोई काम नहीं, क्योंकि n तो क्या है, यूनिट वेक्टर है जिसकी वैल्यू 1 है, वो कोई इफेक्ट नहीं करता, बट क्या देता है, इस एरिया की डायरेक्शन, इस एरिया की डायरेक्शन। तो ये सारे फार्मूले फ्लक्स के हैं। कैसे फ्लक्स पे क्वेश्चन आता है, कैसे आपसे पूछे जाती है, वो सारी बातें मैंने कवर कर दी। इसके बाद जो हम आगे बात करेंगे फ्लक्स की, जब हम गॉसीज लॉ पढ़ लेंगे तो उसके बाद फ्लक्स के बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, और गॉसीज लॉ का लेक्चर भी थोड़ा लंबा बनेगा, उस पे फ्लक्स के भी क्वेश्चन आएंगे, खुद गॉसीज लॉ के भी क्वेश्चंस होंगे। तो बहुत अच्छा लेक्चर वो होने वाला है, और वहां से ये मान के चलो कि नीट में, सीबीएसई बोर्ड में, आईआईटी में पक्का 1 या 2 प्रश्न आएगा, और मैं सारे कवर करके आपको दिखाऊंगा साथ साथ। आज का नेक्स्ट टॉपिक है चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन, दैट इज कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब ये टॉपिक क्या है, बोर्ड में नहीं पूछा जाता, सिलेबस में है पर इस पे क्वेश्चन नहीं आएगा, ना कभी बोर्ड में पूछा गया, ना स्टेट बोर्ड में, ना सीबीएसई बोर्ड में, पर इसकी इंपॉर्टेंस बहुत है। इंपॉर्टेंस क्या है, अभी तक जो हमने काम किया है, जैसे कि मान लिया जाए, कह दिया कि एक चार्ज यहां है, एक चार्ज यहां है, दोनों के बीच की दूरी r है, इस चार्ज को Q1 बोला, इस चार्ज को Q2 बोला, इन दोनों के बीच का फोर्स क्या हो गया, K इंटू में Q1 इंटू में Q2 बटे में R स्क्वायर, ये फोर्स बना दी। पर ये दोनों के दोनों चार्ज पार्टिकल तो डिस्क्रीट है। डिस्क्रीट का मतलब ये हुआ कि एक चार्ज यहां प्रेजेंट है, एक यहां, एक आगे, लगातार चार्ज नहीं है, इनके बीच में खाली जगह है, खाली स्पेस है, लगातार चार्ज नहीं है। जहां लगातार चार्ज होते हैं ना, कोई खाली जगह नहीं बचती, जैसे एक श्रेणी के अंदर बच्चे बैठे हुए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, लगातार, उसको कंटिन्यूस। अब क्या किया मैंने, एक तो पहले बिठा दिया, एक तो यहां बिठा दिया, और एक यहां बिठाया, इस प्रकार यहां पे, तो दोनों के बीच एक तो इससे आगे बैठा, एक इससे पीछे, तो गैप हो गया, तो इसको कहते हैं डिस्क्रीट। अगर मैं यहां भी बिठाऊं, इसके साथ भी, फिर इसके पीछे, फिर इसके पीछे, फिर इसके पीछे, एक फिर इसके पीछे, लगातार लाइन बना दूं, तो उसको क्या कहते हैं, कंटिन्यूअस। कूलॉम्स लॉ
और साथ साथ सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। और मैंने एनसीईआरटी का कंसेप्ट कवर करके आपको बताया भी था जब मैंने कूलम्ब्स लॉ और सुपरपोजिशन प्रिंसिपल बताया, उसमें स्पेशल पॉइंट भी लिखे हुए हैं एनसीईआरटी के। मैंने कहा था जहां एनसीईआरटी के स्पेशल पॉइंट आएंगे वो मैं लिखूंगा। उसमें आपको बताया गया था कि कूलम्ब्स लॉ और सुपरपोजिशन प्रिंसिपल इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड आउट कर सकता है, इलेक्ट्रिक फोर्स को फाइंड आउट कर सकता है ड्यू टू कंटिन्यूअस चार्ज, ड्यू टू डिस्क्रीट चार्ज, ड्यू टू पार्ट ऑफ डिसकंटिन्यूअस और पार्ट ऑफ कंटिन्यूअस। आपको पता चल गया व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंटिन्यूअस एंड डिसकंटिन्यूअस। जैसे एक कतार में लगातार चार्ज हो गए तो कंटिन्यूअस, और छोड़ छोड़ के चार्ज बिठा दिए गए तो उसको हम क्या कहते हैं, डिसकंटिन्यूअस कहते हैं। इस प्रकार तो ये जो हमने तरीका सीखा है अभी तक, ये तरीका तो डिस्क्रीट चार्ज का है, और इस पे क्वेश्चन आना अब स्वाभाविक नहीं है। क्योंकि इस पे क्वेश्चन क्यों देगा, क्योंकि अब तो आसान है, सबको पता है, सब कर लेते हैं इसको। तो उसने नया तरीका इस पे उठाया, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। कहने का मतलब, अब इस बात को जरा समझिए, अगर डिस्क्रीट चार्ज नहीं दे रखे हो, अगर डिस्क्रीट चार्ज नहीं दे रखे हो तो कैसे दे रखे हो? मान लिया जाए आपके पास ये पूरी की पूरी लाइन है और इस लाइन के ऊपर लगता आपको चार्ज दे दिया जाए, इस प्रकार से कह दिया जाए ऐसे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, ऐसे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो इसको हम क्या कहते हैं, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। इसमें उतनी ही बातें बताऊंगा जो आपको काम आएंगी और जिससे आपके काम बन जाएंगे, ठीक है। इसी प्रकार वो कह सकता है कि आपके पास कोई ना कोई एक सीट है, इस सीट के ऊपर फैला हुआ है, जरूरी थोड़ी ना हमेशा एक सिंगल वायर दे, एक लंबा तार दे, कह दे अब इसके ऊपर नेगेटिव भी हो सकता है भाई, जरूरी नहीं हमेशा पॉजिटिव ही होगा। मैं पॉजिटिव बना रहा हूं तो आप भी पॉजिटिव, नेगेटिव भी बना सकते हो, कोई फर्क उससे नहीं पड़ता। आदत हो चुकी है पॉजिटिव की, इसलिए मैं बार बार पॉजिटिव लिख देता हूं। हालांकि आप इसके ऊपर नेगेटिव भी बना सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, दोनों बातें एक ही हैं। तीसरा, आपके पास कुछ ऐसा भी हो सकता है जैसे कोई क्यूब दिया हो, इस पूरे क्यूब के ऊपर चार्ज फैला हुआ लगातार, ये रहा, इस क्यूब के ऊपर लगातार पूरे क्यूब पे चार्ज फैला हुआ, ऐसा भी हो सकता है कंटिन्यूअस, ठीक है। तो अब क्वेश्चन यहां से बनने लगा है, अब क्वेश्चन यहां से पूछने लगे हैं, इन बातों से क्वेश्चन आने लगे हैं कि अगर कुछ ऐसे चार्ज के डिस्ट्रीब्यूशन हो तो आप कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे, आप कैसे फोर्स निकालोगे। अब इन बातों पे क्वेश्चन आने लगा है। इसको जो सबसे पहले पूरी लाइन के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन या लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन या डेंसिटी। दूसरा नाम क्या होता है, डेंसिटी होता है। जो भी मन करे वही वर्ड आप यहां यूज कर सकते हो, लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन या लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन या लीनियर चार्ज डेंसिटी या लाइन चार्ज डेंसिटी, कुछ भी कह सकते हो। इसको कहते हैं हम सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी या डिस्ट्रीब्यूशन, कोई भी वर्ड मन आए वो आप यूज कर सकते हो। इसको डिनोट करते हैं लैम्बडा से, इसको डिनोट करते हैं सिग्मा से, ठीक है। और तीसरा है वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी या डिस्ट्रीब्यूशन, कोई भी वर्ड यूज करो, और इसको डिनोट करते हैं रो से। तीनों इक्वली एक साथ पढ़ाऊंगा मैं और तीनों को बताऊंगा मैं आप कैसे इसको फाइंड आउट कर सकते हो। तो लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अभी तक केवल इनको देख के आपने इग्नोर किया है। अगर आप ड्रॉपर बैच में हो और आपने ये सोच रखा है कि मैं सीबीएसई बोर्ड के साथ साथ टॉपिक कवर करूं उसके न्यूमेरिकल, तो मैं आपको एक बात बता दूं, ये सीबीएसई बोर्ड का नाम है, पर इसके अलावा मैं बहुत सारी बातें वो बता रहा हूं जो आपको नीट और आईआईटी में काम आएंगी। जरा आप एक बार देखिए और फिर किसी भी इंस्टीट्यूट के नोट्स जो आप लगा के देखिए, आपको पता चलेगा कि किस क्वालिटी का कंटेंट है। जबरदस्त क्वालिटी का, बिल्कुल बेसिक से मैं कवर कर रहा हूं। देखो लेक्चर 10-20 मिनट में फिजिक्स नहीं होती भाई, लंबा लेक्चर बनेगा, 1 घंटे से ऊपर का लेक्चर बनेगा ही बनेगा, क्योंकि मैं आपको बेसिक बातें, अगर वो सारी बातें बताऊंगा तो आप कैसे सोच सकते हो कि वो छोटी बात बनेगी। इसीलिए मैं आपको सारी बातें यहीं कवर कर रहा हूं। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जल्दी से सब्सक्राइबर को 1K करवाइए, वॉच टाइम हावर्स भी बढ़वाइए, तो उससे आपको ऐसे ऐसे लेक्चर्स मिलेंगे। डीपीपी भी मैं आपको देना चाहता हूं, केमिस्ट्री का एक्सपर्ट लेके आएंगे और उस एक्सपर्ट से आपका सिलेबस कराएंगे। बस आप कुछ दिन और रुकिए, 20 से 25 डेज के बीच बीच आपको जो केमिस्ट्री का एक्सपर्ट भी मिलेगा, और वहां पे भी आपको नीट और आईआईटी की और साथ में सीबीएसई बोर्ड की एक्सपर्टीज फैकल्टी से आपको पढ़वाया जाएगा। ये भी खास बात है। बस ऐसा जरूर है कि हम फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहे हैं, तो कुछ बच्चे ऐसे सोच लेते हैं पता नहीं क्या, क्योंकि पैसे दे के सब खरीदना चाहते हैं ना, पैसों से जब मिलती है तो ये लगता है ये तो क्या पढ़ा रहे हैं, वो क्या पढ़ा रहे हैं। तो मैं कहता हूं कि उससे ज्यादा क्वालिटी दे रहे हैं हम बिना पैसों के, ठीक है। मेरा ये
मेन फोकस रहता है कि मैं बिना क्वालिटी की सारी चीजें दूं। अब क्या कहेंगे, जब किसी लाइन पे व्हेन होल चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन लाइन, बस बन गया लाइंस, व्हेन होल चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन लाइन। अब एक की लिखूंगा, सबकी डेफिनेशन मैं नहीं लिखूंगा। होल चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन लाइन, जब लाइन के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो। और दूसरे में व्हेन होल चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन सरफेस, व्हेन होल चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन वॉल्यूम, बस लाइन की जगह सरफेस कर दो, सरफेस के बाद वॉल्यूम कर दो, तो तीनों की डेफिनेशन आ गई। अब क्या करते हैं, इस लाइन चार्ज को मेजर किया जाता है चार्ज बटे में लेंथ से, याद रखना भाई, ये आपके काम की चीज है। और दूसरे टर्म में लैम्बडा को कैसे लिखते हैं भाई, डी क्यू डिवाइडेड बाय में डी एल से, इस प्रकार से, ठीक है। लैम्बडा इज क्यू बाय एल या डी क्यू बाय में डी एल के बराबर ऐसे लिखा जाता है। इस बात को याद रखना है, इस बात को आपको पता करना। इसी प्रकार अगर आप सिग्मा को लिखवाना चाहते हो तो सिग्मा किसके बराबर हो जाएगा, दैट इज डी क्यू अपॉन में डी ए, क्योंकि सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है इसलिए सरफेस एरिया, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में चार्ज बाय एरिया, लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में चार्ज बाय लेंथ, और वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में चार्ज बाय में वॉल्यूम, चार्ज बाय वॉल्यूम, जिसको लिखा जा सकता है डी क्यू डिवाइडेड बाय में डीवी। कुछ मुश्किल बातें नहीं है, बिल्कुल आसान आसान बातें बता रहा हूं। मैंने क्या कहा, लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में चार्ज बाय लेंथ, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में चार्ज बाय सरफेस एरिया, और वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में चार्ज बाय में वॉल्यूम, ठीक है। ये तीन बातें हैं। चार्ज बाय एरिया करोगे तो सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, चार्ज बाय लेंथ करोगे, लाइन करोगे तो उसको हम क्या कहेंगे, लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, और चार्ज बाय वॉल्यूम करोगे तो वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तीन तरह का पढ़ा है, लैम्बडा, सिग्मा और रो। लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन चार्ज बटे लेंथ, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन चार्ज बाय एरिया, और वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन चार्ज बाय वॉल्यूम। अब क्या होगा, अब कोई कह दे कि इस लाइन चार्ज के कारण आप फोर्स निकाल दीजिए किसी पॉइंट के ऊपर। मान लिया कोई कह दे इस पॉइंट पे एक चार्ज रखा, उसके ऊपर फोर्स निकाल दो या इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल दो इस लाइन चार्ज के कारण। जैसे अभी तक तो आप क्या करते थे जी, एक क्यू चार्ज है उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला, आर दूरी पे फार्मूला लगा दिया कि क्यू बाय आर स्क्वायर। बट अब यहां पे हमें क्या करना है, इस पूरी लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण यहां निकालना। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यहां पे एक छोटा सा टुकड़ा मानना पड़ेगा। इस पूरे की लेंथ क्या है, एल के बराबर है, और इससे इसकी दूरी क्या है, मान लिया जाए ए के बराबर है। तो हमने क्या किया, इससे आर दूरी के ऊपर एक स्मॉल टुकड़ा ले लिया डी आर। ऐसे मैं दोबारा से समझाता हूं, ध्यान से समझिएगा जरा। मैं इसको और डिटेल में आपको करवाने की कोशिश कर रहा हूं, क्यों, क्योंकि इस पे क्वेश्चन आएंगे। इस पे क्वेश्चन जो आएगा वो पूछा गया क्वेश्चन होगा और बताया गया प्रश्न होगा, मैं आपको बता रहा हूं। हम क्या करेंगे, इस पी पॉइंट के ऊपर एक क्यू चार्ज रख दिया और कह दिया इस क्यू पॉइंट पे फोर्स बता दो कितना आएगा। ऐसा इस पे क्वेश्चन आते हैं, और उस तीनों को आप खुद करोगे, मैं एक को करवाऊंगा क्योंकि ये बोर्ड में नहीं आता, ये समझाने की बात है इसलिए। तो होगा क्या, हम क्या करते हैं कि इस पूरे के कारण एकदम से नहीं निकाल सकते, क्योंकि जब चार्ज पूरे सरफेस पे फैला है तो फिजिक्स क्या कहती है कि टुकड़ों में निकाल के इंटीग्रेट कर दो, बड़ा हो जाएगा। तो हमने क्या किया, यहां पे एक स्मॉल टुकड़ा मान लिया, कौन, डी आर। इस पूरी की पूरी रोड की लेंथ क्या थी, एल थी, और इस चार्ज से इसके बीच की दूरी क्या थी, ए के बराबर थी। और इस आर दूरी पे, इस चार्ज से आर दूरी पे हमने एक छोटा सा टुकड़ा मान लिया जिसको हम क्या कहेंगे, डी आर कहेंगे। तो इसके ऊपर फोर्स कितना होगा, दैट इज डी एफ इज इक्वल टू में के, क्योंकि स्मॉल टुकड़े के कारण स्मॉल फोर्स, पता है ना फिजिक्स में डी का मतलब क्या होता है, स्मॉल। तो स्मॉल टुकड़ा है तो स्मॉल फोर्स इज इक्वल टू में के इंटू कैपिटल क्यू इंटू में डी क्यू। क्यों, क्योंकि इस पूरे के ऊपर चार्ज क्यू था, तो इस छोटे टुकड़े ऊपर चार्ज कितना होगा, डी क्यू के बराबर होगा। अगर पूरे का चार्ज क्यू था, स्मॉल टुकड़े के ऊपर कितना, डी क्यू, डिवाइडेड बाय में डिस्टेंस कितनी है, इस टुकड़े से लेके इस टुकड़े की डिस्टेंस है आर, तो यहां पे क्या हो गया, आर का स्क्वायर। ठीक है, अब आपको पता है लैम्बडा किसके बराबर होता है, दैट इज डी क्यू डिवाइडेड बाय में डी एल, क्योंकि स्मॉल चार्ज है तो स्मॉल लेंथ आएगी। तो यहां से डी क्यू को निकाला तो किसके बराबर होगा, लैम्बडा इंटू डी एल के बराबर होगा। इसकी वैल्यू यहां रखो, दैट इज डी एफ इज इक्वल टू में के इंटू में क्यू, और डी क्यू की जगह लैम्बडा इंटू में डी एल और बटे में आर का स्क्वायर। अब क्या कर दो, इंटीग्रेट, और इंटीग्रेट करोगे तो आपके पास क्या मिल जाएगा, उत्तर मिल जाएगा, एफ आ जाएगा। बस इतना करके आपको दिखाना इन डेरिवेशंस में जो ये इसमें है। अब इसमें क्या मान लो, एक स्मॉल टुकड़ा मान लो, यहां पे
बस वहां पे क्या हो जाएगा, या लैम्बडा है वहां सिग्मा आ जाएगा। यहां पे क्या करोगे, सिग्मा इज डी क्यू बाई डी एस, डी क्यू निकालोगे तो सिग्मा इंटू डी एस, इसकी जगह सिग्मा इंटू डी एस आ जाएगा। तीसरे केस में इसकी जगह रो इंटू डीवी आ जाएगा, रो गुणा डीवी, रो गुणा डीवी, बस कोई फर्क नहीं, ये सारे फार्मूले सेम, बस इसकी जगह जब दूसरा करोगे तो सिग्मा डी एस और तीसरा करोगे तो रो डीवी। अब मैंने आपको यहां पे क्या सिखाया है, मैंने यहां पर आपको सिखाया है कि किसी कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे, कैसे फोर्स निकालोगे, ये बात मैंने आपको सिखाई है। और मैंने पहले ही वादा किया था कि मैं जो क्वालिटी लेके आऊंगा वो जबरदस्त लेवल की क्वालिटी होगी। मैं आपको अलग तरीके की थिंकिंग पावर देने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि अभी तक जो हमने निकाला है उन्हें केवल क्या कहा कि एक क्यू चार्ज है, उसके आर दूरी पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा वो बता दो, तो के क्यू बाई आर स्क्वायर कह दिया। दो चार्ज है उनके बीच आर दूरी है तो फोर्स कितना बनेगा बता दिया। पर ये पूरी बॉडी जब कंटिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूटेड होगी तो उसके ए दूरी के ऊपर हमें क्या बताना है, फोर्स। तो उसको कैसे निकालेंगे, छोटा टुकड़ा मान लो, छोटे टुकड़े की जो लेंथ है डी आर या डी एल मान लो, और छोटे टुकड़े का चार्ज डी क्यू, और यहां से लेकर के यहां तक की दूरी आर के बराबर मान ले। उसको सोल्व किया और सोल्व करने के बाद आपके पास आंसर जो है इस फॉर्मेट में आ जाएगा। ठीक है भाई, अब आगे चलते हैं। अब आगे हम करेंगे न्यूमेरिकल्स। आज के जो क्वेश्चंस है, आज के जो टॉपिक्स हैं, उन टॉपिक्स के ऊपर न्यूमेरिकल की बात। तो देखिए भाई, अगला क्वेश्चंस जो करेंगे हम आज के जो क्वेश्चंस होंगे हमारे पास, एग्जांपल पहला, एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ डाइपोल मोमेंट, जिसका डाइपोल मोमेंट दे रखा है इतना, तो हम यहां पे लिख देते हैं जो गिवन क्वांटिटी है। आपको क्वेश्चन को सोल्व करने का तरीका क्या है, सबसे पहले तो आपको जो दे रखा है उसको लिख लीजिए, कूलाम मीटर। मैंने बताया था डाइपोल यूनिट मोमेंट की यूनिट क्या होती है, कूलाम मीटर। तो आपको जो दिया हुआ है वो लिख लीजिए। तो हमने जो गिवन था वो लिख लिया हमारे पास, इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है जिसकी वैल्यू है 10⁻³ न्यूटन पर कूलाम, ये भी दे रखा है। जो पॉइंट दे रखे हैं हम उनको लिखते जा रहे हैं बस। मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विद डायरेक्शन ऑफ फील्ड, कितना एंगल बना रहा है, 30 डिग्री का। अब बच्चे मात्र क्या करते हैं, जैसे ही एंगल देखा बस लिख लिया थीटा 30 डिग्री। हालांकि यहां पे तो यही काम कर जाएगा, बट आपको ध्यान से पढ़ना है कि वो क्या बोल रहा है, मेकिंग विद द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, बिल्कुल ठीक बात है। यानी कि जो पी है वो फील्ड की डायरेक्शन के साथ बना रहा है, तो एंगल हमें उनके बीच चाहिए। टॉर्क एक्सर्टेड बाय द इलेक्ट्रिक डाइपोल, अब टॉर्क पूछ रहा है, जो पूछ रहा है उसको भी नीचे लिख लो बस। सबसे पहले काम है ये सारी बातें लिखनी। अब आपको पता होना चाहिए, जब आपको P दे रखा है, जब आपको E दे रखा है, जब आपको थीटा दे रखा है, तो टॉर्क का फार्मूला याद कीजिए, आज ही करवाया, दैट इज P इंटू E इंटू साइन थीटा। और मैंने कहा था कि ये जो एंगल थीटा होता है ये इलेक्ट्रिक फील्ड और P के बीच होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड और P के बीच होता है, और इसने बोला भी यही है पूरी स्टेटमेंट में। तो टॉर्क क्या आएगा, दैट इज P की वैल्यू हो गई 4 गुणा 10⁻⁵, और E की वैल्यू कितनी है 10⁻3, और साइन कितने का हो गया भाई, साइन एंगल हो गया 30 डिग्री का। तो कितना होगा देखिए, 4, ये प्लस का 3 या माइनस का 5, तो कितना बचा -2। साइन 30 की वैल्यू कितनी है 1/2, कैंसिल आउट करोगे तो 2 गुणा में 10⁻² न्यूटन मीटर, ये आ गया भाई। ये किसकी वैल्यू आ गई, टॉर्क की। बस सिंपल सा क्वेश्चन, ऐसे बोर्ड में पूछा हुआ क्वेश्चन है, मैं अपनी तरफ से ये क्वेश्चन नहीं बना रहा हूं, बोर्ड में पूछा गया क्वेश्चन है। अब यहां पे मेन बात क्या है, इस एंगल की। अब आपको एंगल को ध्यान में रखना है, एंगल के वेरिएशंस के साथ वो क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे, तो एंगल का आपको ध्यान रखना है कि एंगल किस किस के बीच है। आपको किस किस के बीच चाहिए, P के बीच और E के बीच, बस आपको यहीं पे वो जो है पजल कर सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट अच्छा क्वेश्चन है। 2 पॉइंट मासेज ऑफ M एंड इक्वल, दोनों इक्वल है, एंड अपोजिट चार्ज मैग्नीट्यूड Q आर अटैच्ड ऑन कॉर्नर ऑफ ए नॉन कंडक्टिंग यूनिफॉर्म रोड ऑफ मास M। देखिए आपको ये पूरी रोड दिखाई दे रही है, और इस रोड का भी मास M है, इसके ऊपर -Q, इसके ऊपर +Q चार्ज है, और दोनों चार्ज का मास भी M है। आपके पास एक रोड दी, 2 चार्ज दिए, एक के ऊपर -Q चार्ज, एक के ऊपर +Q चार्ज, इसका मास भी M, इसका मास भी M, रोड का मास भी M और लेंथ L है, ठीक है। इज रिलीज्ड एंड द सिस्टम इज रिलीज्ड इन द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E एज शोन, और थीटा कितना दे दिया 53 डिग्री ये दे रखा है। फाइंड द एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ द रोड जस्ट आफ्टर रिलीज। एंगुलर एक्सेलरेशन किसको कहते हैं, अल्फा को कहते हैं, याद हो तो। मैंने आज ही बताया था कि एंगुलर एक्सेलरेशन किसको बोला जाता है, अल्फा को। क्वेश्चन ध्यान से समझिए क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि एक रोड है, जैसे आपको ये रोड दिखाई दे रही है,
इस प्रकार इसके एक एंड से और दूसरे एंड से सेम चार्ज बट अपोजिट, एक के ऊपर नेगेटिव एक के ऊपर पॉजिटिव, दोनों की वैल्यू सेम है, दोनों का मास सेम है, इस रोड का मास भी m है, इनको ऐसे अटैच कर दिया और एंगल थीटा 53 डिग्री के ऊपर इसको रख दिया। अब ये पूछ रहा है उसका अल्फा कितना होगा। तो सबसे पहले तो हमारा काम एक ही है कि हम यहां से टॉर्क को पता कर ले, जो होगा P इंटू ई इंटू में साइन थीटा। अब देखिए, आप सबसे पहले आप इस डायग्राम को देखते ही उत्साहित होने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको डायरेक्शन ऑफ डाइपोल चाहिए, दैट इज माइनस क्यू से लेके प्लस क्यू तक, और डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज दिस, एंड दोनों के बीच एंगल कितने का, 53 डिग्री का है, इसलिए यहां पे एंगल कितना आ गया, 53 डिग्री का एंगल आ गया, और साइन यहां पे कितना हो गया, साइन यहां पे 53 डिग्री हो गया। ठीक है, साइन 53 की वैल्यू की बात करेंगे तो ये आना चाहिए हमारा 4/5, 4/5, इसकी वैल्यू कितनी, 4/5। ठीक है, इस प्रकार एक बार चेक भी कर लेना आप, मेरे हिसाब से 4/5 आएगी। क्यों आएगी, क्योंकि साइन 0 पे 0 और साइन 90 के ऊपर वैल्यू 1 होती है, तो जैसे जैसे 0 से 90 की तरफ जाते हैं तो वैल्यू बढ़ती है, इसलिए साइन 53 की वैल्यू 4/5 आनी चाहिए। एक बार आप चेक कर लीजिएगा, मेरे हिसाब से इतनी है। ठीक है, तो अब इससे टॉर्क आ गया। अब टॉर्क का दूसरा फार्मूला मैंने कल बताया था, दैट इज आई इंटू अल्फा, मैंने बताया था कि आई इंटू अल्फा। अब ये भी टॉर्क है और ये भी टॉर्क है, इक्वेट कर दो, दैट इज आई इंटू अल्फा इज इक्वल टू में पी इंटू ई इंटू साइन थीटा। ठीक है, समझ आ गया। अब अल्फा किसके बराबर होगा भाई, पी इंटू ई, और साइन 53 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4/5, यहां पे लिख दी मैंने 4/5, और बटे में कौन आ गया, आई आ गया। आई कौन है, ये आई है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया 11th क्लास में पढ़ के आए हो। अब आपको P और E तो पता ही है, दैट इज M जो मास दे रखा है और चार्ज दे रखा है, क्या गुणा में L, P बन गया। इलेक्ट्रिक फील्ड E के बराबर ही दे रखा है, उसको E रखो। पर हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए क्या, हमें I चाहिए। जब तक I का पता नहीं तब तक सॉल्यूशन नहीं। मैं फिर से एक बार बता रहा हूं, जैसे ही इसने अल्फा के बारे में पूछा तो मैंने पहले ही आज डेरिवेशन के टाइम आपको बता दिया था पूरा प्रकरण। आपके माइंड में डायरेक्ट बात जानी चाहिए, अगर टॉर्क पी ई साइन थीटा है और दूसरा फार्मूला टॉर्क का आई अल्फा है, तो दोनों को इक्वेट कर दो और अल्फा की वैल्यू निकाल लो। अल्फा की वैल्यू निकाल लोगे तो आपका काम आसान हो जाएगा। तो देखिए, अब आई चाहिए, आई क्या, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। एक रोड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट्स सेंटर कितना होता है, दैट इज ml²/12। याद होना चाहिए, नहीं याद तो याद कर लो। जैसे कि आपके पास एक रोड है, ये रही, इस रोड की लेंथ L है, इसके ऊपर एक मास यहां अटैच, एक मास यहां अटैच, इस रोड का मास भी क्या, m। अगर मैं इसके सेंटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताऊं तो फार्मूला क्या, ml²/12। बट इसके साथ साथ इससे L/2 दूरी पे एक मास यहां भी है और इससे L/2 दूरी पे एक मास यहां पे भी है। और इसके लिए आप कौन सी थ्योरम लगा दो, इसके लिए आप पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा दो। जब आप इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालोगे तो ml²/12 इंटू ml/2 का स्क्वायर एक साथ में ऐड, और प्लस में m इंटू L/2 और इसका स्क्वायर भी ऐड। क्यों, क्योंकि इस पॉइंट पे इस m मास का भी तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऐड होगा और इस m मास का भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऐड होगा, दोनों का तो होगा, क्योंकि इसके कारण कोई ना कोई मोमेंट ऑफ इनर्शिया आया यहां पे, इसके कारण कोई ना कोई मोमेंट ऑफ इनर्शिया आया यहां पे, उन दोनों को ऐड करो। और इसका खुद का रोड का कितना है, 3 हो गए यहां पे, 2 मास और 1 रोड, तो तीनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए ना हमें। तो रोड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ml²/12, और पहले मास का m इंटू L/2 का स्क्वायर, दूसरे मास का m इंटू L/2 का स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई करके यहां रख दो, अल्फा की वैल्यू पता कर लो। अब आपको याद रखने पड़ेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और तभी मैं कहता हूं कि 11th क्लास को तगड़ा करना आपको, और उसके लिए हम सीरीज लॉन्च करने वाले हैं जल्दी। उसके लिए भी आप प्रिपेयर रहे, बहुत जल्द, बहुत शॉर्टली उसके ऊपर काम चल रहा है, बहुत स्पीड से काम चल रहा है, उसको जल्द ही हम क्या करेंगे, लॉन्च करेंगे आपके लिए। इस प्रकार के क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाएंगे, तो इसलिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है। जब तक मैं खड़ा हूं आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होने दूंगा। और मैंने पहले ही कहा था कि ये लगा डाला तो लाइफ जिंगा लाला, ये बात याद रखना। हारने की जरूरत नहीं है, मन हार के मत बैठो, क्योंकि मन के हारे हार और मन के जीते जीत होती है। और आपको जीतना है, और जीतता वही है जो हौसलों से उड़ान करता है। आपके मन में एक पॉजिटिव वे होना चाहिए, पॉजिटिव विचार होना चाहिए, और इस चीज से घबराने की जरूरत नहीं कि फिजिक्स मुश्किल है। फिजिक्स के लिए मैं खड़ा हूं, बिल्कुल आसान बना दूंगा। पूरे लेक्चर के साथ रहिएगा, आपको गारंटीड बात कहता हूं कि अगर पूरा लेक्चर आपका देखोगे तो आपको 100% फिजिक्स आएगी। ठीक है, अब देखिए अगला,
ए थिन स्ट्रेट रोड ऑफ लेंथ एल, आपको दिखाई दे रही है कि जिस रोड ऑफ लेंथ क्या है, एल के बराबर, लेंथ एल है, कैरिंग अ चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज क्यू, इस पूरी रोड के ऊपर प्लस क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। अगले ने बोल दिया क्यू चार्ज क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड। मैंने पहले ही बताया था, अभी अभी इसका करवा चुका हूं, जब पूरी रोड के ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो। इन वैक्यूम फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन ए पॉइंट चार्ज क्यू, जो यहां पे ये क्यू चार्ज रखा हुआ है, इसके ऊपर कितना फोर्स बनेगा, इसको आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना। और ऐसा ही क्वेश्चन अभी अभी करवा के हटा हूं, ध्यान से देखोगे, ध्यान से अगर आप बात करोगे तो देखिए आपके सामने प्रस्तुत है, ये बिल्कुल सेम प्रश्न, देखिए ये रहा, इसके कारण बिल्कुल सेम क्वेश्चन आपका प्रस्तुत है। मैंने पहले ही कहा था कि मैं आपको जब भी करवाऊंगा, और ये सारे क्वेश्चंस वो हैं जो किसी न किसी एग्जाम में भी आए हुए हैं और जो मुझे लगते हैं कि इंपॉर्टेंट है, आपको करने चाहिए वो सारे, ठीक है। तो नया इलेक्ट्रिक फील्ड सेट करने जा रहे हैं हम। अब एक बात सोचिए, जैसे मैंने वहां बताया था, आपको करना क्या है, आपको सबसे पहले एक छोटा सा टुकड़ा मान लेना है, ये टुकड़ा मान लिया, और ये टुकड़ा आपको कहां मानना है, कुछ दूरी पे, इससे मान लिया जाए आपने y दूरी पे मान लिया, कितनी दूरी पे, y दूरी पे, और इस टुकड़ा एलिमेंट की लेंथ कितनी मान ली, dy, ठीक है। और इस टुकड़े के पास चार्ज कितना होगा, dq होगा। पूरे के ऊपर q चार्ज फैला है, तो इस छोटे से टुकड़े, इस टुकड़े के पास चार्ज कितना, dq के बराबर है। इसकी लेंथ कितनी, dy के बराबर है, और यहां से लेकर के यहां तक की दूरी कितनी, y है। ये सारी बातें आपको पहले माननी है। क्यों माननी है, इसलिए माननी है क्योंकि हम स्मॉल फोर्स निकालना चाहते हैं, और स्मॉल फोर्स निकालना चाहते हैं तो जिसको हम क्या कहेंगे, dF कहेंगे, और जिसकी वैल्यू क्या होती है, k। वही कूलाम्ब ला लगाओ, कहना अब इस पे भी कूलाम्ब ला लगेगा। क्यों लगेगा, ध्यान से समझो। हमने क्या किया, हम कूलाम्ब ला को कहां लगाते थे, जब एक चार्ज अलग दूसरा चार्ज अलग, दोनों के बीच दूरी। अब समझो, एक चार्ज कौन है, dq है, दूसरा चार्ज कौन है, q, और दोनों के बीच की दूरी कितनी है, y है। हमने बना लिया उसी फॉर्मेट में, क्योंकि हम तो कूलाम्ब ला के सिंपल फॉर्मेट में काम करेंगे, और सिंपल फॉर्मेट में काम करेंगे तो हमने फॉर्मेट बना लिया है। और वो फॉर्मेट कैसे बनाया कि यहां पे एक छोटा सा टुकड़ा मान लिया, जिसके हमने चार्ज को dq बोल दिया, और ये कितनी दूरी पे, इससे y दूरी पे, और चार्ज q, तो लगा दो कूलाम्ब ला, k इंटू में चार्ज q, और दूसरा क्या होगा, dq, और बटे में कितना, y का स्क्वायर। देखो बन गया। अब चूंकि हमें पता है यहां लैम्बडा आता है, और लैम्बडा किसके बराबर हो जाएगा आपका, लैम्बडा हो जाएगा आपका दैट इज चार्ज, और बटे में स्मॉल लेंथ, जिसको क्या बोला, dy। स्मॉल लेंथ को dy बोला, चार्ज को dq, तो dq बाई dy। यहां पे क्या हो जाएगा, dq इज इक्वल टू लैम्बडा इंटू में dy हो जाएगा, ठीक है, समझ आ गया, लैम्बडा इंटू dy। इसको यहां रख लीजिए, दैट इज df इज इक्वल टू में k इंटू में q बटे में y का स्क्वायर, और यहां लैम्बडा इंटू में dy। इस प्रकार हो गया। अब आप इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए, ये कर दिया इंटीग्रेशन। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे, कहां से कहां तक करेंगे, अब ये समझिए। देखिए, इस एंड से लेकर के इस एंड तक चार्ज फैला हुआ है ना, कहां से कहां तक चार्ज फैला हुआ, इस एंड से लेकर रोड के इस एंड तक। अगर इस एंड के ऊपर जो चार्ज है, उसके कारण फोर्स जो निकालेंगे वो तो a दूरी पे है, और जो इस एंड पे चार्ज है, ये कितनी दूरी पे है, यहां से यहां तक, दैट इज a प्लस में l दूरी पे। बात को समझो, जरा ध्यान से समझो, क्योंकि अगर फोर्स आ रहा है तो फोर्स तो इस पूरे के पूरे चार्ज के कारण होगा, कंटिन्यूस। तो ये पार्टिकल जो इस एंड पे लगा, ये भी फोर्स लगाएगा, और इस पे रखा, ये भी फोर्स लगाएगा, फोर्स तो सारे लगाएंगे। तो ये जो कॉर्नर है इस चार्ज से a दूरी पे है, और ये वाला कॉर्नर जो है वो कितने दूरी पे है, a प्लस एल पे दूरी पे है। तो इसको कहां से कहां तक, a से लेके a प्लस एल तक, और इस फोर्स की वैल्यू को हमें निकालना है। तो अब df को हमने इंटीग्रेशन क्या होगा, f, सभी को पता है, 11th क्लास में सीख के आए हो, df का इंटीग्रेशन f के बराबर होगा। k यहां पे कांस्टेंट, q यहां पे कांस्टेंट, और साथ में कौन कांस्टेंट रहेगा, साथ में यहां पे लैम्बडा कांस्टेंट। अंदर कौन जाएगा, a से लेके a प्लस एल तक, बटे में dy, और बटे में y का स्क्वायर, ठीक है। सोल्व करेंगे इसको, दैट इज k इंटू क्यू इंटू लैम्बडा, और उसको ले लिया y माइनस 2, a से लेके a प्लस एल तक, और साथ में dy। क्या किया, इस y स्क्वायर को ऊपर लेके जाओगे तो माइनस y स्क्वायर हो जाएगा। आगे सोल्व करेंगे, उत्तर आएगा k इंटू क्यू इंटू लैम्बडा। इसको सोल्व किया तो कितना, -2 प्लस 1 बटे में -2 प्लस 1। इंटीग्रेशन सोल्व किया भाई इस प्रकार, और a से लेके
ए प्लस एल तक। ठीक है भाई, अब आगे फर्दर के इंटू में क्यू इंटू लैम्बडा आ गया। अब ये क्या बचेगा, ये देखो -2 + 1 -1 बाहर निकाल लिया, -1 बचेगा। अंदर कौन बचा, y की -1, कहां से कहां तक, a से लेके a प्लस एल तक। ठीक है, माइनस के इंटू क्या इंटू लैम्बडा। अब ये y -1 नीचे ले आओ, 1/y हो जाएगा, और a से लेके a प्लस एल तक। ये इंटीग्रेशन सोल्व कर रहा हूं भाई, कुछ नहीं कर रहा, इंटीग्रेशन सोल्व कर रहा हूं। बता दिया इंटीग्रेशन, जिसको नहीं आता नीचे मेंशन कीजिए, मैं अलग से लेक्चर बना के डालूंगा फिर। अब आगे देखिए भाई क्या होगा, आगे क्या होगा देखिए, k इंटू में क्यू इंटू लैम्बडा, नेगेटिव साइन साथ में है, नेगेटिव साइन। अब इसकी जगह पहले अपर लिमिट पुट करेंगे, तो अपर लिमिट को पुट किया तो कितना हो गया, a प्लस में l, माइनस लोअर लिमिट -a कर दिया। इस प्रकार अगर ये माइनस साइन को अंदर लेके जाऊं तो क्या बनेगा, दैट इज k इंटू क्यू इंटू लैम्बडा, यहां आ जाएगा 1/a माइनस 1/a प्लस में l, इस प्रकार से आ जाएगा। तो ये आपका उत्तर आ गया, ये कौन आ गया, फोर्स आ गया भाई। ये किसके बराबर आ गया, फोर्स के बराबर आ गया, इस प्रकार। ठीक है भाई, तो ये फोर्स आ गया। अब कई क्या करते हैं, कई बुद्धिजीवी एक दिमाग और लगाते हैं, वो कहते हैं कि इस पूरी रोड की लेंथ एल था, तो इसके लैम्बडा को आप पूरा चार्ज बटे पूरा लेंथ भी कर सकते हो। बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि पूरी रोड की लेंथ एल, पूरी रोड पे चार्ज क्यू, तो लैम्बडा को Q/L भी लिखा जा सकता है। तो मैं इसकी जगह, इस लैम्बडा की जगह इसको ऐसे भी चेंज कर सकता हूं, Q इंटू क्यू बटे में L, लैम्बडा की जगह Q/L रख दिया, और यहां हो गया 1/a माइनस 1/a प्लस में L। ऐसा भी कर सकते हो, ये भी फोर्स आ जाएगा। आपका मन करे वैसे कीजिए, यहां पे छोड़िए, यहां पे छोड़िए। आंसर दे रखे 4, तो देख लीजिए इस फॉर्मेट में है, इस फॉर्मेट में। तो हमने, मैं फिर से बात बताया, हमने क्या किया, जब हमारे पास एक कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है पूरी रोड के ऊपर फैला हुआ, तो हम एक छोटा सा टुकड़ा मान लेते हैं, जैसे कि हमने माना dy, उसके ऊपर चार्ज कितना होगा, छोटा सा होगा dq। अब हमारे पास एक कुलाम्स लॉ की तरह टर्म बन गई, एक dq चार्ज यहां, एक q चार्ज यहां, दोनों के बीच दूरी y। तो उसके लिए फोर्स का फार्मूला ये लगा दिया, k इंटू क्यू dq/y²। अब हमें पता है लैम्बडा जो होता है वो किसके बराबर होता है, दैट इज dq डिवाइडेड बाय में dl, या फिर जो लेंथ है स्मॉल वो dy। dq निकालेंगे तो क्या होगा, लैम्बडा इंटू dy। इस वैल्यू को यहां पुट किया, k कॉमन, q कॉमन, लैम्बडा कॉमन, तो k क्यू कॉमन, लैम्बडा कॉमन। a से लेके a प्लस एल, मतलब जो यहां पे पार्टिकल है, चार्ज है, उसके लिए तो दूरी इन दोनों के बीच है, और जो यहां पे है वो है a प्लस एल, तो सारे आ गए इनके बीच में, a से लेके a प्लस एल के बीच में सारे चार्ज आ गए, सारा क्यू आ गया, इस प्रकार। तो कॉमन, इसका इंटीग्रेशन आप सोल्व कर लीजिए, और सोल्व करके वैल्यू पुट कीजिए, और लास्ट में एक काम और कर सकते हैं, लैम्बडा की वैल्यू Q/L पुट कर सकते हो, इस प्रकार से। तो आज के लिए जो आपको करवाया गया है इतना ही, जल्द ही नेक्स्ट लेक्चर के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे है, उनको भी फॉलो कर लीजिए। तो अगले लेक्चर में मिलते हैं, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।